अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज के दिन हम बात करने जा रहे थे कि किस तरह से हम अपने दिन का आगाज़ करेंगे, वीकेंड हमारा कैसा गुजरा, आपका वीकेंड कैसा गुजरा, और किस तरीके से जनाब स्कूल खुलने जा रहे थे। और जाहिर है कि आज से स्कूल खुल भी चुके हैं। पाबंदियां खत्म नवी हो से रही थी, आगे जो है वो जमातों के स्कूल सिंध में भी खोल दिए गए हैं। पाबंदियां खत्म हो रही हैं, कारोबार खुलने की इजाज़त देर तक दी जा रही है। बहुत सी चीज़ें थी जिस पर हम बात करने जा रहे थे, लेकिन उससे हटके आज सुबह 3:45 पर जो हादसा हुआ, उस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। मदिया, बिल्कुल जी। आज ढेरकी में हमने देखा कि सर सैयद एक्सप्रेस जो है मिल्लत एक्सप्रेस को जाके टकराई, जिसके नतीजे में 30 अफराद जाम बहक हो गए हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि सुबह 3:45 बजे का जो हादसा पेश आया था, अब तक उस हवाले से जिन टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत थी, जिन कटर की ज़रूरत थी, जिन हैवी मशीनरी की ज़रूरत थी ताकि वो ट्रेनें, वो बोगियां जो कि हादसे का शिकार हुई हैं उनको काट सकें, अभी तक नहीं पहुंची। रिलीफ ट्रेन भी जो है वो अभी तक नहीं पहुंची। ये सक्खर से भी अगर रवाना कर दी जाती है इशफाक, चलिए सुबह 5 बजे रवाना कर देते, 5:30 बजे रवाना कर देते, 1.5 घंटे में रिलीफ ट्रेनें पहुंच सकती थी, लेकिन नहीं कुछ अभी तक पहुंचा वहां पर। बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि मदिया कितने जज्बात उनके उरूज पर हैं। वो आज जब से ये हादसे की खबर सामने आई है, जब से उन्होंने देखा है, वो इसी तरीके से परेशानी के आलम में कभी एक जगह जाके बात करते, कभी दूसरी जगह, और यही उनके जज्बात हैं। लेकिन यहाँ पर बेहिसी का ये आलम है कि जो ट्रेन हादसा, अगर कोई नॉर्मल हादसा होता है, अगर कहीं ट्रेन खराब हो जाती है, तो जो रिस्पांस टाइम महकमा रेलवे का उस वक्त होता है, वही इस अंदोहनाक हादसे के टाइम पर उनका रिस्पांस टाइम है। यानी कि कोई हिलने को तैयार नहीं है। 30 अफराद जो अपने घरानों के कफील थे, किसी के प्यारे थे, वो अपनी जिंदगी से महरूम हो गए अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जी। और अभी तो जब यहाँ पे कटर मशीनें आएंगी, जब वो बोगियों को काटेंगी, तो पता चलेगा कि अंदर मजीद कितने अफराद जो हैं वो मौजूद हैं। निहायत ही अफसोसनाक वाक़या। ये पूरी अगर पटरी जो देखा जाए ना, ये बहुत ही वल्नरेबल है, ये बहुत ही खस्ता हाल है। ये कोई पहला हादसा नहीं जो यहाँ पर हुआ है, पहले भी हादसा होते आए हैं, अब भी हादसा हुआ है। खुदा न खास्ता कुछ ना सीखा गया, कोई लेसन ना लर्न किया गया, तो आगे भी ऐसे हादसा होंगे। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। ढेरकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस मिल्लत एक्सप्रेस से टकरा गई। 30 से जायद मुसाफिर जाम बहक, दर्जनों जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक, अमवात में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कोरोना लॉकडाउन में नरमी, सिंध में दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। होटलों को आउटडोर डाइनिंग की इजाजत, सैलून्स भी खुल गए। एसओपीज पर अमल और वैक्सीनेशन जरूरी। तालीमी इदारों के दरवाजे खुल गए। पंजाब और इस्लामाबाद में 1ली से 8वीं तक क्लासेस शुरू। सिंध में 9वीं से ऊपर तालीमी सरगर्मियां बहाल। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात भी खुल गई। जेवरात या कीमती पत्थर के इंसान की जिंदगी पर क्या असरात होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया खान से जानेंगे, जो आज हैं बाखबर सवेरा की मेहमान। तो चलें जी, ये अंदोहनाक वाकया जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया, मनाजिर आपको दिखाएंगे और आप जरा अंदाजा कीजिए कि बेहिसी, सफाकियत कहें, हादसा तो हो गया, और हादसा किस वजह से हुआ, जाहिर है वो वजह सामने नहीं आती। हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं मईशत के हवाले से, हम ये बताते हैं कि जनाब मईशत में जो ऊपर के लेवल पर तरक्कियां हो रही हैं तो उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आता। लेकिन इस मुल्क में ट्रिकल डाउन इफेक्ट सबसे पहले किस चीज का आता है, जब कोई हादसा होता है। उसके अंदर जो बड़ी मछलियां हैं हमेशा भाग जाती हैं और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तौर पर नीचे के जो लोगों को निकाल दिया जाता है और फिर काम निपटा दिया जाता है। ये जरा मनाजिर जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, आपको बताएं, ये घोटी के करीब निहायत ही खौफनाक ट्रेन का हादसा पेश आया है आज सुबह 3:45 बजे। सर सैयद एक्सप्रेस वो जाके टकराई है मिल्लत एक्सप्रेस को, जो कि ऑलरेडी जो है जो डिरेल हो चुकी हुई थी, ये उसको जाके टकराई, जिसके नतीजे में क्योंकि काफी स्पीड में सर सैयद एक्सप्रेस भी आई थी और काफी मीटर तक घसीटते हुए मिल्लत एक्सप्रेस को लेके चलेगी। और इसके नतीजे में 30 अफराद अभी तक कंफर्म, जिनके बारे में रिपोर्ट्स आ रही है कि वो जाम बहक के, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासर हुए हैं। कल आज सुबह अगर देखा जाए तो 4:45 बजे ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। लेकिन अफसोसनाक बात ये भी है, हम देख रहे हैं कि जी रेंजर्स के जमाना में यहाँ पर देख रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, मकामी जो लोग हैं अशफाक, वो अपनी मदद आपके तहत जो हैं वो यहाँ पे जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिन हैवी मशीनरी का इंतजार किया जा रहा था कि वो यहाँ पर आए, ताकि कटर्स जो यहाँ पर आए, वो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचे। ऑब्वियसली कटर्स आएंगे उसके बाद, अभी तो लोग जाहिर है कि जो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही
ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر کوشاں ہیں کہ کسی طریقے سے وہ لوگوں کو یہاں سے نکال سکیں. جو جذبہ ہمدردی ہے یہاں کے لوگوں میں اور جس طریقے سے وہ مدد کے لیے نکالنا چاہتے ہیں. تو عامر چنا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عامر چنا, آپ یہاں پر موجود ہیں, آپ رپورٹ کر رہے ہیں. ذرا حادثے سے متعلق ہمارے ناظرین کو جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتائیے گا کہ یہ کیسے پیش آیا اور اس وقت کیا مناظر ہیں. جی بالکل, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ آج صبح 4:30 سے 4:45 بجے کے درمیان پیش آیا, جب پنجاب سے کراچی جانے والی ملت ایکسپریس جو کہ پہلے ڈی ریل ہو چکی تھی یہاں پر کھڑی ہوئی تھی, اور پیچھے سے آنے والی تیز رفتار جو کراچی سے لالہ موسیٰ کی طرف جا رہی تھی وہ سامنے کی گاڑی سے ٹکرا گئی, جس کے نتیجے میں اس وقت جو ہلاکتوں کی جو تعداد کا جو انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 30 سے زائد افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں, جن کی لاشیں ٹرین سے نکال لی گئی ہیں. انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے, جبکہ زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ اس وقت 50 سے زائد ہے, جن کو گھوٹکی, میرپور ماتھیلو, ڈہر کی, رحیم یار خان, اوباڑو کی جو ہسپتال ہیں وہاں پر منتقل کیا گیا ہے. صحیح, آپ بتا رہے کہ 30 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, جبکہ 50 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں. یہ کہیے گا کہ جس ریلیف ٹرین کا ابھی تک انتظار کیا جا رہا تھا, کیا وہ ریلیف ٹرین یہاں پر پہنچی؟ وہ جن کٹر مشینوں کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ آئیں اور جو بوگیاں شدید متاثر ہوئی ہیں ان کو کاٹ کے مسافروں کو نکالا جا سکے, وہ پہنچی ہیں یہاں پر؟ جی بالکل, میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت تک 4 گھنٹے گزر چکے ہیں اس افسوسناک حادثے کو, اور یہاں پر پاکستان ریلوے کی جانب سے جو سکھر 120 کلومیٹر ہے وہاں سے کوئی ریلیف ٹرین یہاں تک نہیں پہنچی ہے. وجہ صبح فجر کے ٹائم جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہاں کے نہیں پہنچ سکی, جبکہ یہاں کے لوکل مقامی لوگوں نے, اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں یہاں پر اپنی مدد آپ ریلیف کے کاموں میں حصہ لیا ہے. اس حادثے کے 2 گھنٹے کے بعد ضلعی انتظامیہ, محکمہ صحت اور جو دیگر ادارے ہیں ان کو اطلاع ہوئی. اطلاع کے بعد وہ یہاں پر پہنچے ہیں, جب جا کے انہوں نے یہاں پر جو ریلیف کا کام شروع کیا ہے. مگر اس سے پہلے یہاں کے مقامی جو رہائشی ایم پی اے ہیں, شہریار شہر ہیں, وہ اپنے قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کی ہمراہ یہاں پر پہنچے تھے, جنہوں نے اپنی مدد ان کو لوگوں کو نکالا ہے. ذرا آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ جناب یہاں پر ریلیف ٹرین نہیں پہنچی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیوں نہیں پہنچی؟ ریلوے انتظامیہ سے متعلق کیا بتاتی ہے کہ کس وجہ سے تاخیر ہے؟ اس وقت بھی جو ریلوے کے جو حکام یہاں پر موجود ہیں ان سے ہماری بات ہوئی کہ 1 گھنٹے قبل بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو ریلیف ٹرین سکھر سے روانہ ہوئی ہے وہ ڈہر کی سے یہاں تک کہ جو ریلوے ٹریک ہے اس کی سروے کر رہی ہے کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا. اس وقت تک وہ ہیوی ٹرین جو ہے, ہیوی جو مشینری ہے جن سے یہ بوگیاں کاٹ کر ان کو جو ریلیف جو فراہم کرنا ہے وہ فراہم نہیں ہو سکا ہے. یہاں کی جو مقامی جو نجی جو ادارے ہیں, صنعتی ادارے ہیں, وہاں کی ٹیکنیکل ٹیم وہاں سے چھوٹے جنریٹرز, چھوٹے کٹرز کے ذریعے وہاں یہ بڑی عامر یہ بتائے گا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریلوے انتظامیہ یہاں پر موجود ہے وہ یہ یہاں پہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ سروے کنڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا. تو ان کی پریفرنس میں بھی یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ حادثہ کیوں پیش آیا, یا پھر یہ پریفرنس ہے کہ جتنے یہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے بوگیوں میں پھنسے ہوئے ان کو کسی طریقے سے باہر نکال کے ان کو اسپتال تک پہنچایا جا سکے, کیونکہ جہاں یہ پٹری ہے اور جہاں مین روڈ ہے اس کا درمیان میں کافی لمبا فاصلہ ہے اور وہ بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سڑک. تو یہ کیسے تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پر؟ جی وہی کہ دیکھیں 4 گھنٹے گزر چکے ہیں, جبکہ ٹرین کا سفر 1 گھنٹے کا ہے. ریلیف ٹرین کو کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک یہاں پر پہنچ جانا چاہیے, جبکہ انتظامیہ صبح سے لے کے ابھی تک یہی کہہ رہی ہے. ریلوے کی جو حکام ہے وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ریلوے جو ریلیف ٹرین ہے وہ پہنچنے والی ہے, مگر ابھی تک نہیں پہنچی ہے. اس وقت بھی ہم جو آپ ہمارے اس میں دیکھ سکتے ہیں, مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر امدادی کام جاری ہیں, جس میں وہ چھوٹے کٹرز کے ذریعے جو صنعتی اداروں سے لوگ آئے ہیں, جو ان کے جو امدادی ٹیمیں آئی ہیں, وہ چھوٹے کٹر سے ان کو کاٹ کر ان کی لاشیں اور زخمیوں کو نکال رہے ہیں. اس وقت بھی زخمی اندر بڑی تعداد. تو اب ریلوے حکام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سروے کیا جا رہا ہے عامر چنا, وہ کیا اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اسیسمنٹ کریں کہ حادثہ کیوں پیش آیا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹریک کی جو کنڈیشن ہے اس سے مطمئن نہ ہوں
کہ اس پہ گاڑی چلائی جا سکتی یا نہیں چلائی جاتی, ایسا تو نہیں ہے. اچھا جی, نازیہ جبین ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اسپوکس پرسن ہے پاکستان ریلوے. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام جی. نازیہ ذرا بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر بہت سی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ جناب وہاں پر ابھی تک کوئی ریلیف ٹرین نہیں پہنچی, اور جب مشینری نہیں پہنچے گی تو ظاہر ہے کہ ٹرینوں کی بوگیوں کو کاٹا نہیں جا سکے گا, لوگوں کو نکالا نہیں جا سکے گا. آپ بتائیے کہ یہ تاخیر کیوں ہے؟ جی, ریلیف ٹرین آلریڈی وہاں پہ پہنچ چکی ہے, اس میں چند ہی منٹ میں اسے آپریشن سٹارٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. نازیہ, لیکن نازیہ قطع کلامی کی معذرت, ہمارے رپورٹر جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمیں ابھی بتایا کہ ابھی تک سم ہاؤ ریلیف ٹرینیں نہیں پہنچ سکی, اور اگر پہنچ بھی کی تو آپ یہ دیکھیں آپ 5 بجے بھی روانہ کر سکتی تھی. اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ مدیہ نہیں پہنچی کیونکہ فوٹیج وہ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں, ہمارے نمائندے وہاں پر نہیں ٹائم پہنچے. لگتا ہے پہنچنے میں, فوراً وہاں پہ موجود نہیں تھی, اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن ابتدائی جو ہماری ریلیف ٹیم تھی وہ وہاں پہ پہنچ چکی تھی, نظامی انتظامیہ کی اور ڈی ایس ریلوے اور جو ہمارے مقامی افسران ہیں وہ وہاں پر 1 گھنٹے کے اندر پہنچ چکے تھے. لیکن نازیہ دیکھیے ریلیف ٹرین 4:45 بجے کا یہ حادثہ پیش آیا ہوا ہے. ابھی اگر ہم وقت کی بات کریں 9:15 ہو چکے ہیں. 5 گھنٹے میں کچھ ایسا خاطر خواہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکا, کیونکہ ابھی بھی ہم نے یہ سچویشن دیکھی کہ حالات بڑے خراب ہیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹرز لے کے پہنچے ہوئے ہیں, جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بڑی مشینری یہاں پر آئے گی, بڑے کٹرز آئیں گے تاکہ جلد از جلد کام ہو سکے. ہو سکتا ہے اندر کوئی ایسا زخمی موجود ہو جس کی جان بچائی جا سکے. سوری, میں آپ کی بات کاٹوں گی کہ اس میں ریلیف آپریشن صبح سے ہی سٹارٹ کر دیا گیا تھا, اسی وقت 1 گھنٹے کے اندر. تو اس میں جو باقی ہیوی مشینری ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے, اور اس کا بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا نازیہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلی ٹیم تھی یہ کہاں سے روانہ کی گئی تھی؟ سکھر سے روانہ کی گئی تھی, کہاں سے روانہ کی گئی تھی پہلی ٹیم؟ چلیں جی, ترجمان ریلویز نازیہ جمیل ہمارے ساتھ موجود, اور مختصر انہوں نے ہم سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب ٹرین اب پہنچ گئی ہے, ٹرین پہنچ چکی ہوگی, لیکن ٹائم نوٹ کر لیجئے 3:45 پر حادثہ ہوا, اور اس کے بعد جناب ابھی 9:15 ہو رہے ہیں اور ابھی جا کے وہاں پر پہنچی ہے ٹرین. جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ رسپانس ٹائم. یعنی کہ کوئی بھی جو ایمرجنسی سروس ہے اس کا رسپانس ٹائم کیا ہے. دنیا بھر میں اس حوالے سے ایس او پیز موجود ہیں کہ جناب کوئی حادثہ ہوا, امریکہ میں آپ موجود ہیں, 911 پہ آپ نے کال کی, کتنی دیر میں وہاں پر آپ کا رسپانس ٹائم ہوگا, ایمبولینس کتنی دیر میں پہنچے گی, اور وہی جو رسپانس ٹائم ہوتا ہے آپ کی زندگی اور موت کے درمیان جو فرق ہے اس کا تعین کرتا ہے. لیکن یہاں پر صورتحال یکسر مختلف تھی. ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ جس اسپتال میں, کیونکہ جس ٹریک پہ یہ حادثہ پیش آئی تو یہ بہت ولنریبل ٹریک ہے, اس ٹریک سے لے کے جو مین روڈ کا جو پورا راستہ ہے یہ بڑا کچا پکا جو علاقہ ہے, ایک جو سرفیس ہے, بڑی مشکل سے یہاں سے نکال کے لوگوں کو جب اسپتال لے کے گئے, مین روڈ تک پہنچے اسپتال تک, تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی موجود تھے. علی شر ہمارے نمائندے جو کہ صبح سے تمام تر سچویشن کو کور کر رہے ہیں, وہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی, آپ صبح سے جب سے حادثہ ہوا ہے تمام تر سچویشن آپ کور کریں, ابھی تازہ ترین صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, اس وقت اگر ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں کہ تقریباً 5 بعد ریلیف ٹرین یہاں پر حادثہ پر پہنچی ہے, اور میرا کیمرہ مین یہ دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ امدادی کام ہو رہے ہیں, اور جو پہلے ہی جو بوگیاں پھنسی ہوئی ہیں, چپکی ہوئی ہیں, ان کو لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور کاٹ کے بوگیوں کو یہاں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ابھی تک اطلاعات یہ ہے کہ جو بوگیاں پھنسی ہوئی ہیں اس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, ان میں یہ خدشہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں. اور ریلیف ٹرین ابھی جو پہنچی ہے تو یہ دونوں پٹریاں بھی دونوں اطراف تباہ ہو گئی ہیں. بالکل میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ کس طرح بری طرح یہ جو پٹریاں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں, اور کس طرح یہاں پر یہ ملبہ پڑا ہے. اس ملبے کو ہٹانے کے لیے جو 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, ریلیف ٹرین کافی دیر پہلے پہنچنی تھی, مگر وہ ابھی پہنچی ہے, اور ابھی یہ امدادی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملبے کو ہٹایا جائے. مگر صورتحال جو آفیشل ہم دیکھ رہے ہیں, ان سے کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی مصروف ہیں اس آپریشن میں, لوگوں کو زندگیاں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاک آرمی کے جوان یہاں پر ہیں, رینجرز کے جوان یہاں پر موجود ہیں, وہ بھی میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ پاک آرمی کے جوان اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ پاک فوج تو جب بھی مشکل کی کوئی گھڑی ہوتی ہے تو عوام کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں, اور فوراً لبیک کہا جاتا ہے کوئی بھی کال ہو اس طرح کی. تو کیا مشینری درکار ہوگی؟ اور ظاہر ہے کہ ریلوے کے پاس کیا, ظاہر ہے کہ ان کے پاس ہیوی مشینری تو ہوتی ہے لفٹنگ وغیرہ کے لیے, لیکن امدادی سرگرمیوں کے لیے کیا ان کو کسی دوسرے ادارے کی مشینری کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟
जी बिल्कुल ही, जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों की अमवात हुई है और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, उनको मुंतकिल करने के लिए भी एम्बुलेंसेज, जब पाक आर्मी के जवान पहुंचे, टीमें पहुंची, उसके बाद बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज भी पहुंच गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इस मुश्किल की घड़ी में कौम के साथ हमारी पाक आर्मी के टीम यहाँ पर मौजूद है, वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। मगर हेवी मशीनरी जो रेलवे के इंतजामिया की है वो 5 घंटे के बाद यहाँ रिलीफ ट्रेन पहुंची है और इस ऑपरेशन करने के लिए और भी हैवी मशीनरी की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों अतराफ जो पटरी तबाह हो गई है उसको बहाल करना है, मलबे को सीधा करना है, मलबा जो है यहाँ पर बिल्कुल पड़े सही हैं, कह बोगियां रही हैं, पड़ी यहाँ हैं, पे पटरी को उनको बहाल करना भी हटाना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा कि 5 घंटे के बाद रिलीफ ट्रेन तो पहुंच गई है, लेकिन अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और बड़े कटर्स जहाँ पर आए जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी यहाँ पे रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है ये जब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि और ज़्यादा लोगों की जो जानें वो बचाई जा सकें। तो क्या कह रही रेलवे इंतजामिया के जो बाकी जिन बड़े कटर्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो हैवी मशीनरीज, वो कब तक आएंगी यहाँ पर? रेलवे इंतजामिया का यही कहना है, पहले से सुबह से वो दावे कर रहे हैं कि हम हैवी मशीनरी ला रहे हैं, मगर सिर्फ एक अब जो रिलीफ ट्रेन ये तकरीबन 5 घंटों के बाद पहुंची है। इस वक्त हम ये दूसरा ताल देख रहे हैं कि यहाँ पर और हैवी मशीनरी की ज़रूरत है, कटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो फंसे हुए हैं बोगियों में उनको निकालने के लिए हैवी मशीनरी, हैवी अच्छा कटर्स की अली ज़रूरत सर, है। ये मुझे तो वो बताइएगा भी कि ये जो, अच्छा जी, फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात। अस्सलाम वालेकुम फरूख हबीब साहब। जी फरूख साहब, सुबह का आगाज हुआ है बड़े अंदोहनाक हादसे के साथ, तो जरा फरमाइएगा आपके पास क्या डिटेल्स पहुंची हैं, क्या जाहिर है कि जो कैजुअल्टीज हैं कितनी हैं और रिलीफ जो वर्क है वो कहां तक पहुंचा है? बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि सुबह जो है वो मिल्लत एक्सप्रेस की जो बोगियां हैं वो डिरेल हुई और उसके बायस जो पासिंग थ्रू सर सैयद एक्सप्रेस थी जो कराची जा रही थी, वो डिरेलमेंट के दौरान जो इब्तदाई तहकीकात हैं रेलवे हुकाम के मुताबिक वक्त इतना कम था कि जो उसकी 4 बोगियां डिरेल हुई हैं उसको हिट किया है सर सैयद एक्सप्रेस ने, अच्छा। जो 7 वाले ट्रैक पे, जिसके बायस जो है वो हादसा पेश आया और उस पे अब आजम सवाती साहब भी जो है वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे। जयपुर के ऊपर वो इंतजाम किए गए हैं, बस उसी कासम बेस से जो है वो मिलिट्री। अच्छा फारूक साहब, ये बताएगा कि नहायत ही अफसोसनाक वाकया, ये जो पटरी है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है घोटी के करीब, इस पटरी के हवाले से, स्पेसिफिकली इसी पटरी के हवाले से बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, ये बड़ी खस्ता हाल है और ये कोई पहला हादसा नहीं हुआ, ऐसे पहले भी हादसा यहाँ पर होते रहे और बार बार बताते भी गए हैं रेलवे इंतजामिया को कि इस पटरी की हालत की जनाब नजरसानी करें, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं सीखते बड़े हादसा से हम लोग? देखें मामला ये है कि पहले तो ये है कि मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जख्मियों को भी जो है वो ये बिल्कुल पंजाब के साथ मुंसलिक है, ये डिस्ट्रिक्ट सिंध का घोटी का, तो वहाँ भी उनको शिफ्ट किया गया है और इंतजामिया को वहाँ भी अलर्ट किया गया है, हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी नाफिज की गई है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प जो है वो यहाँ से भी पहुँचाई जा रही है। आर्मी के जवान भी सुबह से, जब से ये कुछ 4 साढ़े 4 बजे के करीब जब हादसा हुआ है, अच्छा। वहाँ पर मौका के ऊपर पहुँच गए हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि उन लोगों की जानों को बचाया जाए जो अगर कोई अभी भी दबा हुआ है ट्रेन के मलबे के नीचे, उनको निकाल कर जो है वो फौरी तौर के ऊपर तकलीफ दाद दी जाए ताकि उनकी जानों को। अच्छा, अभी एस्टिमेटेड नंबर क्या है जख्मियों का कि कितने जख्मी हो सकते हैं जिन्हें निकाला जाएगा, कितने लोग फंसे हुए हैं? जाहिर है मुसाफिरों की फहरिस्त तो है। देखें अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो फहरिस्त तो जो है उसकी सामने आ जाएगी, लेकिन जो डेथ टॉल है वो 30 से ज़ायद जो है वो मुझे वहाँ से मालूमात मिली हैं, लेकिन ये हमेशा आपको पता है कि एग्जैक्ट इस डेट। तो फरूख साहब, वैसे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिस्पांस टाइम बड़ा मैटर करता है, उनको भी पहुंचाया जा रहा है। फरूख साहब, रिस्पांस टाइम बड़ा मैटर करता है किसी भी हादसे के दौरान या हादसे की सूरत में। यहाँ पर अभी आपसे बात करने से 5 मिनट पहले रिलीफ ट्रेन पहुंची है और हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि उसके पास भी हैवी मशीनरी नहीं है, तो जरा आपकी आजम सवाती साहब से बात हुई हो इससे मुताल्लिक कि क्या वजह है? मेरी आजम सवाती साहब से बात हुई है, लेकिन थोड़ा आपके भी इल्म में है कि ये वो हमारे सूबों के दोनों साइड के अजला हैं जो कि फार फ्लंग अजला हैं और इनके गिर्द जो फौरी तौर के ऊपर जो भी अवेलेबल हैवी मशीनरी है वो वहाँ पर पहुँचने के लिए रवाना जो है वो कर दी गई है और मजीद भी दूसरे जो करीबी बड़े अजला हैं वहाँ से उसको पहुँचाया जा रहा है।
اور ریسکیو آپریشن کے حوالے سے, مشینری کے حوالے سے جو بھی وہاں پر ریکوائرمنٹ ہے وہ وہاں جو ہے وہ فوری پہنچ جائیں گے. ابھی وزیر ریلوے بھی کچھ دیر کے اندر جو ہے وہ وہاں پر خود موجود ہوں گے, اور اچھا. جو سی او ریلوے ہیں میری ان سے بھی بات ہوئی ہے, بائی روڈ روانہ ہوئے ہیں صبح 5 بجے کے جی لاہور جو سے. آپ نے وہ بھی تذکرہ کیا آدھے تھا گھنٹے میں پہنچ جائیں ڈی گے. ریلمنٹ کا کہ جناب وہ ایک گاڑی ملت ایکسپریس جو ہے اس کی بوگیاں ڈی ریل ہوئیں, اس کے بعد جو ہے وہ دوسری ٹرین آئی اور ٹکرا گئی, وقت کم تھا, لیکن آپ کو بتایا گیا کہ کتنا وقت تھا جس کے اندر جناب اس ٹرین کو یا روکا جا سکتا تھا یا ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ وہ وہاں سے گزر رہی تھی؟ واٹ ایکچولی ہیپنڈ؟ مجھے جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ایگزیکٹلی اسی ٹائم سے گزر رہی تھی. آپ کے علم میں ہے کہ کبھی جب ٹرین پہ سفر کیا ہو تو دونوں ٹرینز کی جو ہے وہ وقت ایک ٹائم کے اوپر اکثر جو ہے وہ کراسنگ آتی ہے, ایک ٹریک سے دوسری گزر جاتی ہے, ساتھ والے ٹریک سے دوسری. تو یہاں بھی تقریباً جو ہے وہ وہی معاملہ ہوا ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ 2-3 منٹ کا ہی جو ہے وہ ٹائم تھا جس دوران جو ہے وہ کوئی آگے اطلاع جی فوری طور پہ جو ہے وہ نہیں. آگے اس کی تحقیقات ہوں گی اور اس میں جو ذمہ داری ہوگی وہ بھی فکس ہوگی. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو ہمارا یہ ML1 کا ٹریک ہے, جب کا نظام بنا ہے جس کو ہم کراچی کا یہ پشاور کا ہے, اس کے اندر کوئی میجر انٹرونشن نہیں ہو سکی ٹریک کی تبدیلی کے حوالے سے, سگنل سسٹم کے حوالے سے. اسی وجہ سے جو ہے موجودہ حکومت نے ML1 منصوبے کو جو ہے وہ سارا اس کا ڈیزائن اور اس کے سارا جو پروسیس ہے. لیکن ابھی فاروق صاحب اتنا بڑا حادثہ, اب یہ دیکھنا ہے کہ اس حادثے کے بعد اب کیا سیکھیں گے اور آگے کیا کچھ کیا جائے گا. بہت شکریہ جی. وزیر مملکت فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجم وہاب ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجم یہ بتائے گا کہ اس پٹری کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو DS ریلوے ہیں وہ بھی کافی بار یہ مراسلہ لکھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو ٹرین ہے, یہ جو اسپیسیفکلی یہ جو یہاں پر پٹری بچھائی گئی کافی خستہ حال ہے, تو کچھ بھی نہیں کیا گیا. جی یہ مراسلہ پہلی دفعہ نہیں لکھا گیا ہے, اس سے پہلے بھی جو DS سکھر آتے رہے وہ مراسلہ لکھتے رہے ہیں اور ریلوے حکام کو آگاہ کرتے رہے ہیں کہ سکھر ڈویژن کا 465 کلومیٹر کا جو ریلوے ٹریک ہے اس کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے, اس کو تبدیل کیا جائے, اپ گریڈ کیا جائے. لیکن ML1 منصوبے کی وجہ سے اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی, ساری توجہ ML1 بنانے پر ہے. لیکن اس 485 کلومیٹر کے ٹکڑے کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا, اور اس مراسلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے, اور تقریباً ایک ہفتہ ہی ہوا ہے اس بات کو, اور ایک ہفتے کے بعد یہ حادثہ رونما ہو گیا کہ ملت ایکسپریس کی بوگیاں پٹری سے اتر کر, ایک تو پٹری سے اتر کر ڈیریل ہو کر پٹری کے آس پاس ہی ہوتی ہیں, یہ دوسرے ٹریک پر چلی گئی. یعنی کہ جو اپ ڈاؤن ٹریک تھا اس پر چلی گئی 4 بوگیاں, اور انجن ڈرائیور جو آ رہا تھا سر سید ایکسپریس کا, اس نے دیکھا ہے پٹری پر بوگیاں, لیکن فاصلہ اتنا کم تھا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس بمشکل 1 منٹ ہوگا, میں نے بریک اپلائی کیا, 1 منٹ بھی نہیں ہوگا, بریک اپلائی کیا, تاہم فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے بریک لگتے لگتے وہ ٹکرا گئی گاڑی. اچھا, اور وہ 4 بوگی سے ٹکرانے کے بعد وہ اتنا پریشر تھا آگے کی تو بوگیوں کے انجم اوپر. عبدالوہاب جو وہاں پر موجود ہیں, جو عینی شاہدین ہیں, وہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی بریکس اپلائی کی گئی تھیں, تو اس کی کوئی تصدیق کی؟ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایسے ڈیریلمنٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں جناب وہ جو ایمرجنسی کے نشانات ہوتے ہیں, کوئی فلیگ یا پھر لالٹین جو ان کے پاس ہوتی ہے, تو وہ اتر کے گارڈ یا کوئی دوسرے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی گاڑی کم از کم حادثے کا شکار نہ ہو جب تک آگے اطلاع دی جائے. تو اس صورت میں یہ پروٹوکول فالو کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا؟ جو میری بات ہوئی ہے ریلوے ڈویژن میں کراچی میں جو موجود تھے, ان سے جو بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ 3:38 پر یہ ٹرین ریتی اسٹیشن سے نکلی ہے سر سید ایکسپریس, اور یہ تقریباً 3:35 پہ یہ گھوٹکی سے نکلی ہے ٹرین. دونوں ٹرینوں کے درمیان جو وقفہ تھا وہ صرف 5 منٹ کا تقریباً رہا ہے. وہ ٹرین ریتی سے نکلی ہے اور یہ ٹرین گھوٹکی سے نکلی ہے, اور یہ آپس میں کراسنگ تھی ان کی, اور یہ کراسنگ کا وقت جو درمیانی وقت بتایا جاتا ہے جب ٹرینوں نے کراس کیا تو صرف 1 سے 1.5 منٹ کا ہے. اس سے 1 سے 1.5 منٹ کے دوران یہ جو پروٹوکول ہے وہ اپلائی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ بوگیاں ڈریل ہوئی ہیں ملت ایکسپریس کی, وہ بھی ابھی چل رہی تھی, رکی نہیں تھی ٹرین وہ ملت ایکسپریس. جو ابھی جو بات ہوئی ہے ریلوے سے اور انجن ڈرائیور سے جو سر سید ایکسپریس کا ہے, اس کا کہنا یہ کہ کرو ہے اور اس لیے یہاں پر سگنل بھی موجود نہیں تھا, تو اس کرو کی وجہ سے بھی جب اس کو بوگیاں ڈیریل نظر آئی ہیں اس نے بریک لگایا ہے,
और चलें। ब्रेक लगाने ये के और बाद अंजुम लेकिन बल्कि अभी हम आपसे रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से पूछेंगे, लेकिन अभी हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज के इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट भी की है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने घोटकी के करीब इस ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रेन हादसे की जामे तहकीकात का हुक्म, वज़ीर रेलवे को ज़ख्मियों को तिबी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत, साथ में वज़ीर आज़म की वज़ीर रेलवे को जांबाक अफराद के लवाहिकीन से मुकम्मल ताउन की हिदायत भी की गई है। जी बिल्कुल, और आप जरा सोचिए कि वजीर आजम पाकिस्तान कितने कंसर्न हैं और वो जामे तहकीकात की बात करें, और हमेशा वजीर आजम ये चाहते हैं कि ये जो इस तरह के मामलात हैं मंतकी अंजाम तक पहुंचे, और जाहिर है कि वजीर रेलवे तो वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि हैवी मशीनरी के साथ रिलीफ का जो काम है वो जल्दी शुरू किया जा सके, ताकि जो लोग वहां पर मौजूद इंतजार जो है वो थोड़ी बेहतर हो सके, अगर जख्मी हो है सकता है। हॉस्पिटल पहुंच सके ताकि उनकी जिंदगी बच सके। बिल्कुल। जिंदगियां बचाना इस वक्त प्रायोरिटी होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कहा जा रहा है कि जो बड़े जो कटर्स हैं, जो बड़ी कटर्स मशीन हैं, वो यहाँ पे पहुंचे ताकि प्रॉपर कट कर सकें और जख्मियों को यहाँ से निकाल के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सके। अभी जो करंटली क्या सिचुएशन है रिलीफ ऑपरेशन की, आमिर चन्ना हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, रिलीफ ऑपरेशन की इस वक्त क्या सूरत हाल है, और साथ में ये भी बताइएगा कि जख्मियों को यहाँ से निकाल के कौन कौन से अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। जी, सबसे पहले अपने नाज़रीन को ये अपडेट करें कि सुबह जो 5 बजे ये वाक़या पेश आए, वाक़े के बाद 5 घंटे गुजरने के बाद अभी जो पाकिस्तान रेलवे की रिलीफ ट्रेन है जिसमें हैवी मशीनरी, हैवी क्रेन और कटर मशीन थे, वो जाए वकुआ पर पहुंची है, जिसने यहाँ पर पहुंचते ही इमदादी कामों को तेज़ कर दिया है। जब इससे पहले यहाँ की मकामी सनती इदारे जो थे उनकी तरफ से और जो सिविल इंतजामिया है उनकी जानिब से और अहले इलाका की जानिब से जो रिलीफ का काम था वो जारी था। जबकि ये बताएं कि जो यहाँ से जख्मी हुए हैं, इस वाक़े में जो जख्मी हुए हैं, जो हलाकतें हुई हैं, उनमें से इस वक्त तक 30 से 35 के करीब जो अफराद की जान बहक होने की तस्दीक की गई है, जबकि 50 से ज़ायद अफराद हैं जो कि तशवीशनाक हालत में जख्मी हैं। हमें तो एक बार दोबारा से कहिएगा कि आप कह रहे हैं कि 30 से 35 अफराद के जान बहक होने की अभी तक तस्दीक हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो जिले इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर घुटकी उस्मान अब्दुल्ला यहाँ पर मौजूद है, SSP घुटकी। आमिर चन्ना साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। DS रेलवे हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक हफीज साहब, उनसे बात करते हैं। तारिक लतीफ साहब, फरमाइएगा कि ये जो अंदोहनाक हादसा पेश आया है, रिलीफ के हवाले से थोड़ा बताइएगा कि कहां तक सरगर्मियां पहुंची और ये हादसे की वजह क्या थी? वजह अभी सर्टन नहीं हो सकती, अभी देखें उठा के फिर डिटरमिन होगा, रीडिंग वगैरह देंगे फिर। तारिक साहब, आप अगर अपनी बात दोहरा सकें तो हमारे नाज़रीन उसको सुन पाएंगे। जी जी, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। तारिक साहब, हेलो जी तारिक साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? राब्ता मुनक़ता अगर हम कोशिश करेंगे DS रेलवे तारिक लतीफ़ साहब को एक बार दोबारा से उनसे राब्ता किया जा सके और उनसे पूछ सके कि इस वक्त यहाँ पे सिचुएशन क्या है। अभी छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं हम लोग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको बताएं कि आज सुबह होने वाले अफसोसनाक वाक़े में जो कि घोटकी के करीब वो एक वाक़या पेश आया, इस ट्रेन हादसे में 30 से 35 अफराद के जाम बहक होने के इत्तलात हैं, जबकि 50 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो जख्मी हैं। और इस वक्त HMNND में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर सत्ती जो हैं वो भी रिलीफ के कामों के लिए रवाना होने वाले हैं। तो जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। चले उनको दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमदादी सरगर्मियां जारी है। हम देख रहे हैं कि पाक फौज की जानिब से भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जनाब बताया जा रहा है कि रिलीफ ऑपरेशन में दीगर रेंजर्स के जवान वहां पर मौजूद हैं। सबसे ज्यादा जो सुस्ती बरती जा रही है वो महकमे रेलवे की जानिब से बरती जा रही है, और उनकी जानिब से जाहिर है कि आप जरा सोचिए कि रेलवे के जब अफसरान से, तर्जुमान से हमने बात करने की कोशिश की, उनके फोन कनेक्ट नहीं हो रहे, उनके फोन के सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, लाइन ड्रॉप हो रही है। आप सोचिए कि जो इनकी हेल्पलाइन है उसका क्या हाल होगा। और साथ में यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जब ये हादसा पेश आया तो वहाँ पे मकामी सनती जितने भी इदारे हैं वहाँ के लोगों ने अपने तय निकल के वहाँ पे रिलीफ कामों में हिस्सा लिया। जनरल साहब हमारे साथ जी बिल्कुल जी हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अख्तर नवाज सत्ती साहब और चेयरमैन हैं NDMA के। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, बड़ा अंदोहनाक वाकया पेश आया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो NDMA है उनकी जानिब से भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, तो जरा उसकी डिटेल्स दीजिएगा कि आपके पास क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं और आप लोग क्या करने जा रहे हैं।
जी ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और हमारी हमदर्दियां जहां बाक होने वालों के लवाहिकीन और जख्मियों के साथ हैं। इस वक्त हमारी तरजीह रेस्क्यू ऑपरेशन है और उसमें खास तौर पे जख्मी लोगों को फौरी तिब्बी इमदाद देना और उनको अस्पताल तक मुंतकिल करना। इसके साथ साथ ट्रेनों में फंसे हुए अफराद को निकालना, जो कि एक इंतहाई मुश्किल और नाजुक मरला है। और इसके अलावा उन तमाम मुसाफिरों को जो वहां साइट पे मौजूद हैं, परेशान हैं और ट्रामाटाइज्ड हैं, उनको उनके इलाकों तक रवाना करना है। तमाम इमरजेंसी सर्विसेज इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते मौजूद हैं और कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। इलाके के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अच्छा, पाकिस्तान फौज की 2 खुसूसी तिब्बी टीमें 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए इस वक्त मुल्तान से रवाना हो चुकी हैं। ओके। सही। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ हेलीकॉप्टर्स रवाना किए गए हैं, बल्कि भी कहा रहा है कि इनके लिए जो इमदादी कामों के जो पैकेजेस हैं वो भी तैयार किए गए हैं। जी इनके लिए स्पेशल पैकेजेस भी तैयार किए गए हैं और पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल इंजीनियरिंग रेस्क्यू टीम रावलपिंडी से इस वक्त रवाना हो रही है। इसके साथ ही हमने पंजाब से जो एक स्पेशल रेस्क्यू टीम है वो भी जाए हादसा पे रवाना कर दी है। इलाके के तमाम लोग रेस्क्यू में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। जाए हादसा तक रसाई मुश्किल होने की वजह से कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। अलबत्ता वक्त के साथ साथ हम इन पर काबू पाते जा रहे हैं। तो जनरल साहब, ये जो ऑपरेशन है इस वक्त जारी है, रिलीफ ऑपरेशन, बड़ा नाजुक मरहला होता है, तो इसके अंदर इसको सुपरवाइज इस वक्त पाक फौज कर रही है? जी इसको तमाम इदारे मिलकर इस वक्त जो है ना वो हिस्सा ले रहे हैं। पाक अच्छा। फौज के दस्ते भी, पाकिस्तान रेंजर के दस्ते वहां मौजूद हैं, 1122 की सर्विसेज मौजूद हैं और इस वक्त डीसी घोटकी जो है वो इस ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सही। अच्छा, साथ में सतीश साहब ये बताएगा, हम देख रहे हैं कि काफ़ी देर से यहाँ पे रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं, पाक फौज के जवान भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, रिलीफ ऑपरेशन है, उसमें सरगर्मी अमल है। आप लोगों के पास अभी तक क्या तखमीना लगाया जा सका है कि कितने अभी मजीद मुसाफिर जो हैं वो इन बोगियों में फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए काम किया जा रहा है? जी ये फिलहाल कुछ कहना कबल अज वक्त है। बहुत सारे लोग अपनी इमदाद, अपनी मदद आपके तहत और लोकल लोगों ने उनको निकाला है। अच्छा। अलबत्ता कुछ लोग अभी भी बोगियों में फंसे हुए हैं और उनका तखमीना लगाया जा रहा है और उनको रेस्क्यू सर्विसेज वहां से रेस्क्यू कर रही हैं। अच्छा जनरल साहब, ये जो जाहिर है कि जख्मी हैं जिनको निकाला जा रहा है या जो कैजुअल्टीज हुई हैं, तो इसके अंदर बड़ा अहम मामला ये भी होता है कि कोई फोकल पर्सन ऐसा बनाया जाए जिसके पास कोई फहरिस्त हो। जाहिर है लोग, ये भी प्रेशर होगा कि अपने प्यारों की तलाश में लोग पहुंच रहे होंगे, परेशान होंगे, तो उसके लिए कुछ किया जा रहा है? जी वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी घोटकी की जेर निगरानी, वहाँ पे उन्होंने एक रेस्क्यू रिलीफ सेंटर कायम कर दिया गया है जिसमें इमरजेंसी नंबर्स भी हैं। वहाँ पे हेल्पलाइन भी ड्रॉप कर दी गई हैं। अच्छा। और उसके जरिए से तमाम लोगों को जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मुहैया की जा रही है। सही। अच्छा जनरल साहब ये बताएगा कि जो लोग जख्मी हुए हैं, क्या उनके स्पेसिफिकली वो अफराद जो कि इस ट्रेन हादसे के नतीजे में जाँ भाग हुए हैं, क्या उनके जो नाम हैं, क्या उसकी लिस्टें आवेज़ा कर दी गई हैं ताकि जो उनके प्यारे हैं उनको जो दर बदर रोकने का आ रहे हैं उनको ढूंढने के लिए उनके लिए आसानी पैदा हो जाए? जी इस वक्त हमारी तरजीह जो है वो रेस्क्यू है और साथ साथ ये डाटा जो है ये अपडेट किया जा रहा है और जो ही ये डाटा मुकम्मल होता है, इसको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे काम कर रही है वो एक दफा इसको देख लेती है तो ये जारी कर दिया जाएगा। अच्छा जनरल साहब, एक और चीज़ है, जाहिर है कि आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ ही हैं, तो ये जो ट्रैक है इसको क्लियर करने का काम, इसके हवाले से कोई टाइमलाइन दी जा सकती है? और ये जो रेस्क्यू सरगर्मियां, लोगों को निकालने का अमल कब तक जारी रह सकता है? जी देखिए ये ट्रैक कब तक क्लियर हो सकेगा ये तो रेलवे हकाम आपको बता सकेंगे। अलबत्ता कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो है वो ट्रैफिक को बहाल किया जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन हैं एनडीएमए के, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उनकी जानिब से डिटेल्स दी गई हैं मदिया के, जैसे कि मुल्तान से जो हेलीकॉप्टर फ्लाई किए गए हैं ताकि वो जख्मियों को पहुंचा सकें। बिल्कुल जी, 2 रिलीफ जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर फ्लाई किए गए हैं ताकि ऑपरेशंस भी हैं वो भी किया जा सके। साथ में यहाँ के इस पटरी के आसपास घोटकी के इलाके में जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि जो जख्मी हैं उनको जब वहाँ पर लेकर जाया जा सके तो उनको बर वक्त वहाँ पर जितनी भी इमदाद है वो मुहैया की जा सके ताकि मजीद जानी नुकसान ना हो। एक और ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। और आपको बताते चलें कि आज घोटकी में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें आर्मी और रेंजर्स के जवान अब जाए हादसा पर पहुंच गए हैं और ISPR का कहना है कि मिलिट्री डॉक्टर्स और अमला पनुआकिल से जाए हादसा पर एम्बुलेंस के साथ पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी लईक। जी, ट्रेन हादसे की जगह पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी और इंजीनियर्स के जवान भी पहुंचे हैं और साथ ही मिलिट्री डॉक्टर्स और उनका अमला पन्नुआकल से एम्बुलेंसों के साथ पहुंच चुका है। दूसरी जानिब इंजीनियर्स की एक खसूसी टीम हेलीकॉप्टर के जरिए रावलपिंडी से रवाना की गई है, जबकि मुल्तान से 2 हेलीकॉप्टर जख्मियों की मुंतकिली के लिए वहां पहुंच चुके हैं और जितने भी शदीद जख्मी हैं उनको करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करेंगे और इसके साथ साथ इंतहाई अहम इंजीनियरिंग का सामान भी कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है कि बहुत से अहम सियासी मामलात होते हैं जिन पर भी बात होनी होती है और सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तरक्याती स्कीमें और फंड्स का जो मामला होता है उस पर अक्सर विफाक और सिंध जो है उनमें मुहाजराई चलती रहती है। बिल्कुल जी, हमने इस बार भी देखा कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक बार फिर से विफाक पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद किया है और CM सिंध मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि 4 सालों में विफाक की जानिब से सिंध को तरक्याती स्कीम्स नहीं दिखाई गई। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म साहब को कल खत लिखा, लगता है कि मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। इस साल सिर्फ 6 स्कीमें अगले साल के लिए रखी गई हैं, 5.1 अरब रुपए के करीब उसमें रखा गया है। हर साल घटी है उसके बाद जब से माशाल्लाह ये लोग आए। पिछले 4 साल में सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। हमारे यहाँ पाक PWD उसको काम दिया है कि आप बदीन में फलानी UC की फलानी गली में नाली बना दें, कोरंगी में UC 4 की गली नंबर 15 के अंदर पेवर लगा दें। खुशी है कि पंजाब में आप तरक्की करें, बलूचिस्तान में करें, KPK में करें, लेकिन सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं आपको पानी दिया जा रहा है, आप चोरी कर रहे हैं। वफाक खुद कह रही कि हम कानून का कोड फॉलो नहीं कर रहे, उस पर तो हमारी मदद करें। और असद उमर साहब ने इस मामले पर रिस्पॉन्ड किया है, क्या कहा आप सुनिए। वज़ीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत ज़रूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। पहले पैसा गया है सिंध की हुकूमत के पास, उससे बड़े शानदार सरे के अंदर महल भी बने, स्विट्जरलैंड में डायमंड के नेकलेस भी मिले। ये तो सिंध के इश्यूज हो गए। दूसरी जानिब पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवन ने अमेरिका का एक अहम दौरा किया है, जहां पर मसला कश्मीर और अफगान अमल पर अमेरिकी हुकाम से उनकी बातचीत भी हुई है। साथ में पंजाब और कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका की खूबसूरत तरीन स्टेट पर जिनका शुमार होता है, इनको सिस्टर स्टेट करार देने समेत दीगर मामलात पर भी बातचीत हुई है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। जी वालेकुम सलाम। गवर्नर साहब, जाहिर है कि आज एक हमने देखा कि सुबह एक अंदोहनाक वाक़या भी पेश आया और इसी वजह से अब आपसे बात आखिर से हो रही है। ये ज़रा फरमाइएगा, ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये जो सिस्टर स्टेट करार देने वाली, ये क्या मामला है और कब तक ऐसा हो जाएगा और इसके फ़वाइद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो इस हादसे में शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनके जो लवाहकीन हैं उनको सब्र दे। और प्राइम मिनिस्टर ने, आपको मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी कर दिया है और हमें प्रॉपर थारो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ट्रेन के हादसात में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसकी वजूहात जो हैं आवाम के सामने भी आनी चाहिए और जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़े करदार तक भी पहुँचाना चाहिए। तो मेरा ये अमेरिका का दौरा अल्लाह के फजल करम से बड़ा कामयाब रहा है। इस दौरे का एक तो मकसद कश्मीर के इशू पे, फ़लस्तीन के इशू के, अफ़गानिस्तान के 3 जो इम्पॉर्टेंट इशू हैं उनसे पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी आगाह करना था और मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ के जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस वूमन हैं, मेयर्स हैं, वहाँ के सुपरवाइज़र हैं, अटॉर्नी जनरल्स हैं, उनको भी बताना। तो और एक चीज़ की मुझे बड़ी वहाँ पर जाकर खुशी हुई है कि वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि वहाँ के रिपब्लिकन के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो डेमोक्रेट्स के, वो भी अफ़गानिस्तान के इशू को सुनना चाहते थे, व्यू ऑफ पॉइंट पाकिस्तान का लेना चाहते थे, कश्मीर के बारे में सुनना चाहते थे, फ़लस्तीन के बारे में सुनना चाहते थे। तो ये बहुत खुश आइंद बात है कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस आर नाउ विलिंग टू लिसन एंड लिसन सिंपैथेटिकली
about these international issues. सही साहब ने चौधरी साहब इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि अभी आपको मालूम है जी जी कैलिफोर्निया जो है वो रिचेस्ट स्टेट है अमेरिका की, और आपको ये भी मालूम है कि इवन फ्रांस और इटली जैसे ममालिक से भी उनकी इकॉनमी जो है वो बड़ी है। तो उनके साथ हमारा सिस्टर प्रोविंस बनना स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का, पंजाब का, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये रेजोल्यूशन कैलिफोर्निया की असेंबली में पेश हुआ है। अच्छा। और जिसमें जो मेजॉरिटी लीडर है उसने भी और अपोजिशन ने भी कोई उस पर एतराज़ नहीं किया है, और उनको यूनानी मसली वो अप्रूव जो है वो कर रहे हैं। चौधरी साहब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कि बताइएगा कैलिफोर्निया जब बात कर रहे थे रिचेस्ट भी है, आपने बिल्कुल सही बात की, इससे रिचेस्ट स्टेट एज वेल, और साथ में हमने भी देखा है बड़ी खूबसूरत भी है, तरक्याती काम भी वहाँ पे देखते भी रहते हैं। सो क्या वो जो तमाम तर चीजें जो हम कैलिफोर्निया में देखते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले सालों में हम पंजाब में भी देखें? इंशाल्लाह जी आप देखेंगे कि हम पानी का इशू जो है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चैलेंजेस पंजाब के हैं वही कैलिफोर्निया के हैं। पानी का उनको, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का उनको चैलेंज है, उनको क्रॉप्स के लिए जो वाटर है उसका चैलेंज है, वाटर शॉर्टेज का चैलेंज है, एग्रीकल्चर उनका बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट है। तो इन तमाम इश्यूज पे इंशाल्लाह बहुत ही इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और मतलब मेरा तो एक और बल्कि मैं चाह रहा था, बहुत शुक्रिया गवर्नर सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा हो कि वीज़ा भी अब रिक्वायर ना हो कैलिफोर्निया जाने के लिए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं ना। जनाब बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे एक अंदोहनाक हादसा जो रुनुमा हुआ है, लेकिन जाहिर है कि हमारे प्रोग्राम में बहुत से और भी अहम मामलात होते हैं जो कि ज़ेर बहस आने होते हैं। और उनमें से एक मामला ये भी है कि जनाब ख़वातीन के हुकूक़ की बात की जाती है, और जाहिर है कि वो हुकूक़ जो हैं वो मिलने चाहिए उनको, जो इस्लाम ने उनको दिए हैं, और जाहिर है कि उनके ऊपर कोई भी डाका जनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मर्दों के हुकूक भी जो है वो उनके बारे में गौर होना चाहिए कि बेचारे मर्द भी बहुत काम करते हैं, बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं। सेनेट में इस हवाले से हवाले से करारदाद भी पेश की जाने वाली है। अताउर रहमान साहब ने बोला कि जी खवातीन ही एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से जो मर्द हज़रात उनके जो हुकूक हैं वो पामाल होते हैं। और इससे पहले कि जैसे इशफाक बात कर रहे थे, तो घोटकी का जो ट्रेन का हादसा है, इसके जो रेस्क्यू के जो ऑपरेशन है, इसकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो भी हम आप तक गाहे बगाहे देते रहेंगे। आज 7 जून है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो आज से खुलनी थी, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद पंजाब में भी जो स्कूल्स हैं वो खोल दिए गए हैं, और बड़े अरसे के बाद पंजाब में जो बच्चे हैं वो स्कूलों को जा रहे हैं। और साथ में सिंध में इतनी अच्छी नरमी की गई है कि अब जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो रात 12 बजे तक डाइन आउट के लिए, मतलब आप बाहर बैठ के आउटडोर डाइनिंग के लिए खुले होंगे। और बदिया एक चीज़ मुझे बताएं कि जब आप अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाती हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा सिक्योर या कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होती है, कोई भी मामला होता है अहम तरीन, उसमें सबसे अहम किरदार किस चीज़ का होता है? मैं बताऊं आपको क्या? एक तो ये होता है कि आपके दस्तखत इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर उसको भी पिन कोड होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बायोमेट्रिक्स पे जब आप चले जाते हैं, आपका फिंगरप्रिंट, आपके अंगूठे का निशान। लेकिन जनाब जब आपके अंगूठे के निशानात ही चोरी होना शुरू हो जाएं और उनके रबर के ठप्पे बनना शुरू हो जाएं जो पे कहीं पर भी हस्बे जरूरत लगाए जा सके, और आपकी शनाख्त आपसे चोरी की जा सके, सिम निकलवाई जा सके, बैंकिंग फ्रॉड किए जा सके, और ये हो रहा है, कितना परेशान हो रहा है। इस वाले से बात करेंगे, लेकिन पहले जॉब स्टोरीज। सेनेट में खवातीन के हुकूक के लिए आने वाली करारदाद ने नई बहस को जन्म दे दिया। JUI के रहनुमा सेनेटर अताउर रहमान का कहना है कि मर्दों के हुकूक भी पामाल हो रहे हैं, और उन्होंने इसकी वजह भी खवातीन को करार दे दिया। अंगूठों को शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जराइम पेशा अफराद ने फ्रॉड के लिए रबर के अंगूठे भी तैयार कर लिए। पेशावर में जाली फिंगर प्रिंटिंग बनाने वाले 4 मुल्जिमान को पुलिस ने धर लिया। आपका रवैया और किसी की तारीफ बहुत कुछ बदल सकता है। अच्छे दोस्त जिंदगी का कीमती असासा हैं, उनकी हिफाजत करें। मायूसियों को शिकस्त देने के लिए कुव्वते मुदाफ़त में भी इजाफा करें। और कौमी एयरलाइन का सयाहत के फरोग के लिए अहम कदम, स्कर्दू तक की सैर करें, वो भी हवाओं के दोष। अब तैयारे के जरिए होगी कालाम, झील सैफुल मलूक, नांगा पर्वत और K2 की सैर।
और एक बार फिर से हमारे वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, आपको बताते चलें कि आज सुबह 3:45 बजे घोटकी में नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब मिल्लत एक्सप्रेस को सर सैयद एक्सप्रेस ने आके हिट किया, जिसके नतीजे में 30 से 35 अफराद जाँ बहक हुए हैं और साथ में बताया जा रहा है कि 50 अफराद इस हादसे के नतीजे में शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। और अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके अंदर जनाब एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जो टाइम है इस हादसे का उसके हवाले से अभी तक हुकाम कंफ्यूज हैं कि किस वक्त ये हादसा पेश आया। दूसरा, फर्रुख हबीब साहब जो कि वज़ीर ममलिकत हैं बराए इत्तलात, उन्होंने कहा कि जनाब मिल्लत एक्सप्रेस डिरेल हो रही थी ट्रैक के खस्ता होने की वजह से, कि ऐसे में वहाँ से सर सैयद एक्सप्रेस गुजरी और गुजरते हुए वक्त इतना नहीं था, यानी कि 1 से 2 मिनट का मार्जिन था और उसमें जनाब वो उसको गाड़ी को रोक नहीं सका, ब्रेक नहीं लगा सका। तो हमारे नुमाइंदे भी यही बता रहे थे। और अब जाँ बहक होने वालों की तादाद जो है उसमें इजाफा हुआ है। 35 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं और जख्मियों की तादाद भी ज़ाहिर है कि बिल्कुल जी। बढ़ी है। और इसके आसपास जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर जाए हादसा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन तफसीलात जानेंगे। अली, ये बताइएगा, सुबह से आप कवर करें इस तमाम तर वाक़े को, अफसोसनाक वाक़े को, अब तक क्या कुछ किया जा सका है? जिन बड़े कटर्स का, जिन हैवी मशीनरीज का वेट किया जा रहा था, क्या वो यहाँ तक पहुँची हैं अभी तक? जी बिल्कुल, इस वक्त हैवी मशीनरी पहुंच चुकी है, जिसके साथ जो बोगियां हैं, चिपकी हुई बोगियां हैं, उनको काटने की कोशिश की जा रही है और मलबा हटाने के लिए जो बोगियां हैं वो उनको भी हटाने के लिए हैवी मशीनरी पहुंच चुकी है। रिलीफ ट्रेन जो रोहड़ी से निकली थी वो ताखीर से पहुंची थी, तकरीबन 5 घंटे के बाद पहुंची थी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाक आर्मी के जो टीमें पहुंची हैं उनके बाद ऑपरेशन तेज किया गया है। आर्मी के हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और आर्मी की टीमें यहाँ पर निगरानी कर रही हैं और काम कर रही हैं। जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो तकरीबन 3 बोगियां हैं जो चिपकी हुई हैं उनको काट कर हटाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ही पता चल सकेगा कि इस बोगियों में फंसे हुए लोग कितने हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ की इंतजामिया ये तस्दीक कर रही है कि 35 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और तकरीबन 60 से ज़ायद लोग जो हैं वो जख्मी हैं और अभी तक जो लोग फंसे हुए हैं उनका कोई पता नहीं है। वो जब निकलेंगे उसके बाद ही क्लियर होगा कि इस हादसे में कितनी अमवात हुई हैं और कितने जख्मी हुए हैं। अभी इमदादी काम बड़ी तेजी से जारी हो गए हैं। अच्छा अली मोहम्मद शर, एक चीज तो क्लियर है कि मिल्लत एक्सप्रेस जो खड़ी हुई थी, जिसकी बोगियां डीरेल हुई थी, उन बोगियों में से तो लोग निकल गए होंगे, ठीक है, ज्यादा इम्कान यही है। तो जो हादसे का शिकार हुई है सर सैयद एक्सप्रेस, ज्यादातर जो कैजुअल्टीज हैं या जो लोग मुतासर हुए हैं, जो जख्मी हैं, वो उसी ट्रेन के हैं। हाँ जी बिल्कुल, अक्सरियत उनकी है क्योंकि वो तो पहले ही तकरीबन 1.5 घंटा पहले 4 बोगियां डीरेल हुई थी। वहाँ से कुछ वहाँ भी लोग जख्मी हुए हैं, उनमें भी अमवात हुई है, मगर ज्यादातर जो अमवात हुई है। एक सेकंड अली मोहम्मद शर, एक सेकंड, ये जो ट्रेन का डीरेल होना और उसके बाद दूसरी ट्रेन का उससे टकराना, इसमें कितनी देर का मार्जिन था? बिल्कुल, ये मकामी लोग भी यहाँ के बता रहे हैं। यहाँ का MTA है शहरियार शर, उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी ये तस्दीक की है कि तकरीबन 1.5 घंटा ये डीरेल जो हादसे की जगह पर पड़ी थी। जिसके बाद अगर 1.5 घंटा हो गया हो, 9 बोगियां ऐसी थी जो कि डीरेल हो चुकी हुई थी, उसमें भी लोगों को निकालने में वक्त लगता है, क्योंकि जब तक कोई रिलीफ ट्रेन नहीं आ सकती तो जो मुसाफिर ऑलरेडी दूसरी ट्रेन में मौजूद थे उनको कैसे निकाला जा सकता है? तो इसका मतलब है ना सिर्फ सर सैयद एक्सप्रेस बल्कि जो मिल्लत एक्सप्रेस में भी पैसेंजर थे वो भी बड़ी तादाद में मुतासर हुए होंगे इससे। बिल्कुल, ये वो भी लोग मुतासर हुए हैं, वो भी जो जख्मी हुए हैं और उसमें अमवात भी हुई है। ज्यादातर अमवात जो हुई है वो सर सैयद की हुई है, में मुसाफिर जो थे उनकी हुई है, क्योंकि वो स्पीड से आ रही थी और उस रेलवे का जो ड्राइवर है उसका मुसाफिर गाड़ी का, उन्होंने भी ये बताया है कि उन्हें वो टाइम ही नहीं मिल सका, स्पीड इतनी थी, उसने देखा कि बोगियां गिरी हुई है। अली मोहम्मद शर, एक चीज मुझे बताइएगा, जाहिर है कि एक आम आदमी जो कि महज वहां पर एक विटनेस हो, यानी कि जिसके आसपास से ये ट्रेन गुजरती हैं, तो उनको भी ये अंदाजा होगा कि किस ट्रेन के आने का क्या शेड्यूल है, किसका क्या वक्त है, रेलवे की वेबसाइट पर भी मौजूद होता है। तो आई एम श्योर कि जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं उनको भी पता होगा, जो रेलवे का गार्ड है उसको इल्म में होता होगा। तो जब ये मिल्लत एक्सप्रेस डीरेल हुई यहाँ पर, तो क्या उनके गार्ड की जानिब से आगे इत्तला नहीं दी गई, या फिर जिस तरह से मैं पहले बात कर रहा था कि उनकी जो सिग्नलिंग का सिस्टम है, रेड कलर का फ्लैग होता है या फिर लालटेन होती है ग्रीन और रेड कलर की, तो क्या उनको यूज नहीं किया गया ताकि इस हादसे से बचा जा सके? बिल्कुल
इस हादसे में ये रेलवे की बड़ी गफलत सामने आई है कि ये इत्तला पहले इनको नहीं थी, इनको इल्म नहीं था। इसी वजह से जब ये इनको इल्म होता कि भाई जो डाउन ट्रैक है उस पर बोगियां गिरी हुई हैं, तो उसको जो मुसाफिर ट्रेन आ रही थी उसको पिछले स्टेशन पे रोका जाता, मगर उसको नहीं रोका गया। और रात के टाइम पे अक्सर ये होता है कि सिग्नल सिस्टम भी इनका काम नहीं कर रहा होता है और इनका मवासिलाती काम निज़ाम भी काम नहीं कर रहा होता है, इनका अमला जो है वो सोया पड़ा होता है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है। इससे पहले भी हादसा पेश आ रहे हैं और इसकी वजह ये भी है कि पटरी जो है वो खस्ता हाल है। कई अरसे से ARY न्यूज़ इसको बार अली, बार रिपोर्ट एक कर और रहा है चीज, कि पटरी का आपने बताया कि खस्ता हाल है, लेकिन मुझे जरा ये बताइएगा कि ये रेलवे के जो ड्राइवर्स होते हैं, जैसे हम तैयारा हादसे की सूरत में तो हम बताते हैं ना कि जी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या जो पायलट है उसकी आखिरी गुफ्तगू हुई, तो ये जो ट्रेन के ड्राइवर्स जब राब्ता करते हैं या कोई इमरजेंसी रिपोर्ट करते हैं, कोई फोन कॉल करते हैं, कोई भी उनका तरीकेकार जो मौजूद है, तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड किसी तरीके से कोई लॉग मौजूद होता है कि इस वक्त इस ड्राइवर ने हमें राब्ता करके ये बताया कि ये गाड़ी जो है वो डीरेल हो गई है, तो ऐसा रिकॉर्ड में तो मौजूद होता होगा ना? इनका निजाम तो ये मौजूद है, मगर इस हवाले से पहले कुछ अरसा जो दोपहर में हादसा हुआ था उसी में भी यही सामने आई थी बात के वो कह रहे थे कि जो अफसरान थे रेलवे हुकाम कह रहे थे कि हमारे पास रिकॉर्ड है, वो हम चेक करेंगे और स्टेशन से जब गाड़ी रवाना होती है तो उससे भी इत्तला देकर रवाना होती है, उसे भी कोई रिटर्न में होता है तब रवाना की जाती है। मगर उसी जो तहकीकात कहा गया था कि उसकी तहकीकात होगी, उसमें कुछ अफसरान को मुअत्तल भी किया गया था। वो मगर सबसे निचले लेवल के अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाता है और फिर मामला टाइम टाइम फिश हो हमेशा जाता हमने है। देखा अली मोहम्मद शर क्विकली बताइएगा कि जो अफराद जहाँ भाग हुए हैं, क्या उनके हवाले से रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई लिस्ट आविज़ा की गई है उनके नामों की? अभी तक कोई लिस्ट सामने नहीं आई है, कोशिश की जा रही है कि उनकी लिस्ट अभी आविज़ा की जाए। अच्छा। मगर ताहाल जो अफसरान है वो ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं और ये बता रहे हैं कि हम कोशिश, हमारी ये है, तरजीह ये है कि पहले जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी जिंदगियां बचाई जाए और ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। उसके बिल्कुल, तो बाद अली कोशिश ये की जाएगी। बताइएगा और कि वो लोग जिनके प्यारे इस वक्त इन मुसाफिर ट्रेनों में मौजूद थे, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? वो यकीनन इस वक्त बहुत ही कसमापुर्सी की हालत में होंगे, बहुत परेशान होंगे, कोई हेल्पलाइन उनके लिए इंट्रोड्यूस कराई कोई हो, फोकल पर्सन मौजूद कोई है? फोकल पर्सन जो उनसे बात कर सके? जी बिल्कुल, ऐसी कोई भी फिलहाल क्लियर लाइन नहीं दी गई है। बताया जा रहा है रेलवे हुकाम की जानिब से कि इतला देने के लिए और जो लोग हैं उनको अपने प्यारों के इतला देने के तक उनको इल्म होने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जो हादसे की जगह है यहाँ बिल्कुल इमरजेंसी है और बिल्कुल लोग जो इंतजामिया है वो कोशिश, उनकी तरजीह ये है कि जो DS में बोगियों में लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा मौत न हो, क्योंकि ये बड़ा हादसा है। इसमें कोशिश ये की जा रही है, इमरजेंसी नाफिज की गई है और पूरी इंतजामिया यहाँ मौजूद है, पाक आर्मी मौजूद है। पहले तो ऑपरेशन जो था वो इतना तेज नहीं चल रहा था, मगर जब पाक आर्मी की टीमें पहुंची हैं उसके बाद ये ऑपरेशन तेज किया गया है और हेवी मशीनरी भी पहुंच गई है और लोग कोशिश ये की जा रही है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल कर क्लियर किया जाए। 2 पाक आर्मी की जानिब से 2 हेलीकॉप्टर भी रवाना किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद शर, हमारे तमाम तरह के हवाले से। आप ये देखिए कि यहाँ पर अभी रेस्क्यू का अमल होगा, उसके साथ साथ जो अप एंड डाउन ट्रैफिक है वो भी मुतासर रहेगा जब तक ये यहाँ से नहीं हट जाता। और एक चीज़ ये है कि फ़ारूक हबीब साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, उनको रेलवे हुकाम की जानिब से लग ये रहा है कि गलत ब्रीफ किया गया, क्योंकि उनको बताया गया कि 1 से 2 मिनट का मार्जिन था और जैसे रेलवे वो वहाँ पर जो मिल्लत एक्सप्रेस डीरेल हो रही थी तो ऐसे में वहाँ से सर सैयद गुजरी और हादसा हुआ, जबकि हकीकत में हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि 1.5 घंटे का मार्जिन था। 1.5 घंटे में अगर बता देते तो इस हादसे से बचा जा मतलब एक मिल्लत एक्सप्रेस है, एक सर सैयद एक्सप्रेस है, अगर कोई कंट्रोल रूम होता, कंट्रोल रूम में कोई कम्युनिकेशन नजर आती तो हो सकता है कि वो उनको बता सकते थे। क्योंकि जो सर सैयद एक्सप्रेस के जो ड्राइवर था वो ये कह रहे थे मेरे पास वक्त बहुत कम था, मैंने कोशिश तो की ब्रेक लगाने की, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। ब्रेक लगाई लेकिन उसके बावजूद वो उसको हिट करते हुए काफी मीटर तक तो वो मिल्लत एक्सप्रेस को घसीटते हुए आगे चले गए। और जैसे जैसे इस हवाले से अपडेट भी आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से बात करते हैं क्योंकि आज 7 जून है और आज हमने देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो कोरोना केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, जो पॉजिटिविटी की शरह है वो कम हो रही है। तो इस वजह से हमने देखा है कि सिंध में भी, जैसे पंजाब में भी किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा में भी किया गया है, गिलगित बल्तिस्तान में भी किया गया, तो अब लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और आज से कराची समेत सूबे भर में दुकानें
रात 8 बजे तक खुली रहेंगी, ताहम जुमे और इतवार को दुकानें और मार्केटें बंद रहेंगी। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में ये फैसला किया गया है कि दुकानदारों और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। बिल्कुल जी, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि 15 दिन बाद जो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट हैं ये भी चेक होंगे, और जो होटल्स हैं जो स्पेसिफिकली क्योंकि होटल्स की जो इंतजामिया थी, पूरे वो जो सेक्टर था, वो कह रहे थे हम बड़े मुतासर हो रहे हैं जनाब क्योंकि हमारे होटल्स बंद हैं, तो अब उनके लिए अच्छी बात है कि रात 12 बजे तक जो है आपके लिए आउटडोर डाइनिंग जो है आपको उसकी इजाज़त होगी। और शहरियों के लिए सीव्यू जो कि एक अरसे से बंद था, सीव्यू भी खोल दिया जाएगा के मारे शहरियों के लिए बिलाशुबा। बिल्कुल, जो शादी हॉल्स के मालिकान हैं आप लोग भी परेशान ना हो, क्योंकि इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद जो शादी हॉल्स भी हैं वो भी खुल जाएंगे। अब तो सैलून्स भी खुल गए, सैलून्स वाले बहुत परेशान थे बहुत अरसे एक चीज़ है मदीहा कि आज ऑफिस आते हुए या ये जो वीकेंड था इसके दिनों में मैंने ये देखा कि हम बज़ाहिर ये बात करते हैं, हम इंश्योर करवाने की कोशिश करते हैं कि जनाब आप फासला रखें, आप जनाब जो तमाम तर जो SOPs हैं फॉलो करूं, लेकिन अब मुझे सड़कों पे जो सूरत हाल देख के अफसोस हो रहा है। बाजारों में, मार्केटों में मास्क नाम की चीज़ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है लोगों को इल्म नहीं है, आते जाते चलते फिरते लोग ये समझ रहे हैं कि ये वायरस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और लोगों की इसी लापरवाही की वजह से बिल्कुल। आप ना सिर्फ डॉक्टर्स को बल्कि हुकूमत वक्त उनको भी आप मुश्किल में डाल देते हैं। अभी क्योंकि सिंध में थोड़ी बहुत सूरत हाल बेहतर हुई है, इसी वाले से बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी सिंध कासिम सोमरू साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया साहब सोमरू साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो कहेगा कि सिंध में क्योंकि अब लॉकडाउन में नरमी की गई है, क्या हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम ये समझे, साथ में ये भी बताइएगा जैसे भी अशफाक भी बात कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है कि आप लोगों से SOPs पे अमल दरामद करवाएं, उसके लिए आपकी हुकूमत ने क्या प्लान किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मदीहा अशफाक। सबसे पहले तो मैं जो ट्रेन हादसे उस पर जो हादसा हुआ उसमें जो कीमती जाने जाए उस पर मेरी तरफ से, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से बड़ा अफसोस है उस पर। और ये ऑलरेडी जो है हमने जितनी अस्पतालें हैं सक्खर की और खैरपुर की, उन तमाम को हमने जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की है। तमाम स्टाफ को सबको हिदायतें की हैं कि जो मरीज हुआ हैं, जो इंजर्ड लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपरली टेक केयर की जाए। ये जी कोरोना के हवाले से बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बड़ी हद तक अभी तक भी लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन चूँकि हमें किसी न किसी एंड पे जाके जो है वो थोड़ी सी नरमी करनी थी, हमें ज़रूरत थी कि हमें इसको थोड़ा सा ईज डाउन करें ताकि लोग जो ये इस किस्म की जो फ्रस्ट्रेशन में का शिकार हो गए कि जी मुस्तकिल बंद है, और फिर जो ये प्रेशर आ रहा था कि जी बाकी सूबों ने खोल दिया तो हम क्यों नहीं खोलते। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे पास क्योंकि पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा था, तो इसलिए वी वांटेड कि हम थोड़ा सा इसको जब तक ये ठीक नहीं होता उस वक्त तक हमें जो है वो बेशक लोगों को तकलीफ तो होगी, लेकिन हेल्थ के हवाले से हमें सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत थी जो हमने की। और एक बात और, अब हमारा जो फोकस है ना वो इस बात पे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करवाएं। अच्छा, क्योंकि मुझे लग रहा है हम कासिम साहब और आपकी भी रियलाइजेशन होगी कि जो तरीक़ेकार है आवाम का, उनको आप घोल के पिला दें, उसके अलावा कोई और तरीक़ेकार नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो वैक्सीनेशन ही होगी, और जो वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जाएंगे तो वही एक हल हो सकता है कि लोग वैक्सीनेशन कराएं और ज्यादा से ज्यादा लोग कराएं। तो उसका तरीकेकार क्या होगा? एब्सोल्युटली सर, अभी हमने ये सबसे पहले तो हमने टारगेट ये रखा है कि हम 2 लाख लोगों को पर डे वैक्सीनेट करें। अच्छा। और नेक्स्ट 3 मंथ का हमने टारगेट रखा है कि हम क्लोज टू 18 मिलियन जो है तक हम ये पूरे सिंध में जो हमारा टारगेट है वहाँ तक पहुँचे। अब जो तरीकेकार है वो ये है कि आपके पास, हमारे पास जो इंस्पेक्टर है जो भी चेक करने जाएगा उसके पास तो एक पूरा ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है जिसमें अगर ये फी पुट कुछ अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा तो आधा उसका पता आ जाएगा कि अगर वो कार्ड वो झूठा लेके खड़ा है कि बाकी उसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है या उसको वैक्सीनेट हो चुका है। तो वी कैन मेक श्योर कि ये सारी चीजें होती रहें। लेकिन इससे पहले जो हम चाहते हैं कि लोग खुद ही से इस बात को रियलाइज करें कि हम हर रोज लॉकडाउन और हर रोज जो है ना वो खोलने, हर रोज बंद करने की जो है वो उस आजार में ना पड़े तो अच्छा है। हम चाहेंगे कि लोग खुद अपने आप को वॉलंटियर करें, SOPs को भी फॉलो करें और अपने आप को वैक्सीनेट ताकि जिंदगी कासिम सोमरू साहब दोबारा से नॉर्मल की तरफ जा सके। बहुत शुक्रिया जी, कासिम हमारे साथ मौजूद थे और जैसे भी हम बात कर रहे थे कि सिंध में थोड़े बहुत हालात बेहतर हुए हैं, तो इसलिए जो लॉकडाउन में उसमें भी नरमी की गई है। तालीमी सरगर्मियां देखें तो दोबारा से बहाल हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं, पंजाब में हम देख रहे हैं कि पहली जमात से 8वीं जमात के जो तलबा हैं वो स्कूल वापस जा रहे हैं और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज भी खुली सिंध में 9वीं जमात से ऊपर के जो तालिब इल्म हैं वो जा सकते हैं और खोल दिए गए हैं जो स्कूल्स हैं
اور کیا سچویشن رہے گی. انور خان ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں اور جناب ماسک لگا کے تنے تنہا وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو انور آپ ذرا فٹے سے ناپیں اپنے آس پاس کہ 6 فٹ کا فاصلہ موجود ہے, لوگ کوئی آپ کے آس پاس نہیں ہے, تو ماسک تھوڑا اپنے منہ سے اور نیچے کر دیں تاکہ ہم آپ کا دیدار بھی کر سکیں اور آپ سے جان سکیں کہ جناب کیا سچویشن ہے آس پاس. جی دیکھیں, اگر بات کی جائے گی تو آج تقریباً 455 دن بعد صوبہ سندھ کے تعلیمی اداروں کے اندر فزیکل ایجوکیشن کا مرحلہ بحال ہوا ہے. 26 فروری 2020 کو کراچی کے اندر پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا, جس کے بعد 27 فروری سے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے. 27 فروری 2020 سے لے کے 27 فروری 2021 یہ 365 دن بنتے ہیں. اس کے علاوہ فروری سے کے بعد 3 مہینے تو اس طرح ہی بنتے ہیں. 455 دن کووڈ کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران کچھ دن کے لیے تعلیمی ادارے کھولے, تاہم عملاً آج 455 دن بعد تعلیمی اداروں کی تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اور جامعات کے اندر تدریسی عمل بحال ہوا ہے. بعض تعلیمی اداروں کے اندر میں نے دیکھا جب میں گھر سے اپنے آفس کی طرف آ رہا تھا تو کچھ بچے اور والدین تعلیمی اداروں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ جنہیں واپس کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی سیکنڈری کلاس کے تعلیمی عمل کو بحال کیا گیا ہے, پرائمری تعلیمی عمل بدستور بنے. اچھا اللہ, آپ نے ویسے ماؤں سے پوچھا نہیں جو کہ مطلب جو چھوٹے جو سیکنڈری کلاس کے جو بچوں کو بھی یہاں پہ لے کر آئے ہوئے تھے, ان سے آپ نے پوچھا نہیں کہ ان کو اتنی کیا جلدی ہے کہ بچوں کو اسکول میں آج ہی دینا ہے, جبکہ کہا گیا ہے کہ ابھی بچوں کو الاؤ نہیں کیا گیا. وہ وجہ ہے نا, وہ کہہ رہی ہے بھائی رکھ لو ان کو, ہم تنگ آ گئے ان سے, ان سائڈ پہ بٹھا لو لیکن پڑھاؤ. جی بالکل یہی الفاظ تھے, یہی جملے تھے والدین کے. بولے اللہ کا شکر ہے, اللہ اللہ کر کے تعلیمی ادارے کھلے, ہمارے تو انہوں نے ہمیں دوبارہ مایوس کر دیا. ہم سے بولے واپس لے کے جائیں بچوں کو, تو یہ بچے واپس لے کے والدین گئے. لیکن آج جو 9ویں 10ویں کی جو تعلیمی ادارے ہیں 11ویں 12ویں کے, وہاں بھی آج حاضری جو ہے وہ معمول سے کم رہی ہے. 455 دن ایک بہت بڑا وقت ہوتا ہے. یہ جو عادت بگڑ گئی ہے نا نوجوانوں کی, طالب علموں کی, بچوں کی آن لائن پڑھنے کی, تو اب بچے یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں یہ آپشن دیا جائے کہ تعلیمی عمل کو ہم آن لائن کنٹینیو رکھ سکیں, یہ آپشن دیا جائے. کیونکہ اندر آگے میٹرک ایگزامز بھی آنے والے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو اسکولز میں دوبارہ بلایا گیا تاکہ اس کی اچھی طریقے سے تیاری کر سکیں. طلباء خود کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی کسی اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی آج؟ جی دیکھیں, بالکل طالب علم بالخصوص طالبات اس کے لیے بالکل کین ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تیاری کرنی ہے, ہر صورت میں ایگزام میں شرکت کرنی ہے. تعلیمی ادارے کھلے ہیں تو وہ بہت خوشی کر رہی ہے. البتہ طالب علموں کی جانب سے ملا جلا رد عمل آ رہا ہے. انہوں نے کہا شاید حکومت پھر پاس کر دے, شاید حکومت پھر یہ کر دے, شاید پھر یہ ہو جائے. تو طالب علم شاید پہ ریلائی کر رہے ہیں, جبکہ طالبات بہت خوش ہیں. چلیں, دیٹ از گڈ. اور آپ بھی اب ماسک لگائیں اور SOPs کو فالو کریں. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جناب جو بچے ہوں گے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, 365 دن سال میں ہوتے ہیں, اس کے اندر سے بھی کم ٹائم میں ظاہر ہے کہ وہ آپ اسکول جاتے ہیں. 455 دن یعنی کہ نمبرز لے کے انور خان بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے دنوں سے جب بچے اسکول نہ گئے ہوں, اور ایک چیز ان کے ہاتھوں میں موبائل رہا ہو اس پورے سال میں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اسکول بھی جائیں گے نا تو ان کے پاس ان کے بستوں سے گیجٹ ضرور نکلیں گے. آلسو اشفاق, یہی بچے اسپیسیفکلی ہم نے ان کو دیکھا تو ہماری جو یوتھ تھی وہ کافی زیادہ کلپ رہی تھی کہ جی ہمارے ریسٹورینٹس کھلیں, ہمیں کہیں باہر جانا ہے. تو اب اسکول بھی کھل گئے, اسکولوں میں بھی جائیں, تعلیم بھی حاصل کریں, آگے آپ کے پیپرز ہونے والے ہیں. اب پیپر اس سے زیادہ ڈیلے آپ کے نہیں ہو سکتے, سو اپنی تیاری آپ کر لیں کمپلیٹ. ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے جعلی کاغذات بنوا کے جائیداد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, رجسٹری جعلی بنوا لی, انتقال کے کاغذات جعلی بنوا لیے, اس کے علاوہ ٹرانسفر ڈاکیومنٹس ہو گئے, شناختی کارڈ جعلی بنا لیے. نہ صرف یہ کہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے ہمارا, اس کے علاوہ جناب جو کسی ادارے کے کارڈ ہیں وہ جعلی بنوا لیے. اسی لیے بایو میٹرک ویریفیکیشن آئی تاکہ جو آپ کے تھم امپریشن سے چیزیں جو ہیں آپ کی چوری نہ ہو سکے. لیکن اب چیزیں اور بھی ہو گئی. جی اب تو آپ کے یہ انگوٹھے جو ہیں یہ بھی محفوظ نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کو کاٹ کے لے جائے گا, بلکہ ان کے جو نشانات ہیں جو ہر انسان کے مختلف ہیں. اس دنیا میں جتنے اربوں انسان موجود ہیں, لیکن ہر کسی کا جو انگوٹھے کا نشان ہے وہ مختلف ہے. لیکن کیا کریں کہ جب کوئی آپ کے انگوٹھے کا نشان جو ہے وہ چوری کر لے اور پھر اس کا فائدہ اٹھائے, تو اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہے, پہلے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں پھر اس پہ فردر بات کریں گے. بالکل جی, عدنان طارق نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے کیونکہ پشاور میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پشاور پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے جعلی فنگر پرنٹس بنانے والے گروہ کے 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا.
मुलजिमान जाली फिंगर प्रिंट से न सिर्फ मोबाइल सिम्स के धंधे में मुलविस निकले बल्कि कौमी शनाख्ती कार्ड, भत्ता वसूली समेत बेनामी बैंक अकाउंट्स की कई अहम वारदातों के लिए भी जाली अंगूठे इस्तेमाल करते रहे हैं। SSP ऑपरेशन यासिर अफरीदी की तश्कील करदा पुलिस टीम ने गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी 346 एक्टिव मोबाइल सिम्स और 88 अदद जाली फिंगर प्रिंट्स बरामद किए हैं। मुलजिमान गैर कानूनी सिम्स मुतअद्दिद अफराद को महंगे दामों फरोख्त करने में भी मुलविस निकले। हमारे पास ऐसे शनाख्ती कार्ड है जिन पे मतलब है कि फिंगरप्रिंट्स के उस पे 70 और 80 सिमें निकली हैं और वो सिम जो है ना वो ब्लॉक है, एक महीने के बाद वो ब्लॉक हो चुके हैं और आगे इन्होंने फिर एक और ग्रुप को देने थे। उन सिम से एक्सटॉर्शन कॉल्स भी करते थे, ये उन सिम से जाली बैंक अकाउंट्स भी बनाते थे और भी दीगर कई जो है ना गैर कानूनी कामों में ये सिम्स इस्तेमाल हुआ करती थी। अब हम इसमें मज़ीद तहकीक भी कर रहे हैं कि ये किस किस्म के क्राइम्स में इन्वॉल्व हुई हैं। इसमें हम FIA को भी लिखेंगे, FIA के साथ हम चेक करेंगे कि क्योंकि ये कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ये जाली बैंक अकाउंट्स के लिए तो नहीं यूज़ हुए। फिर हमने स्टेट बैंक के साथ भी इसमें रब्ता करना है और हम तमाम टेलीकॉम एजेंसीज़ के साथ भी बात करेंगे कि उनके वेरिफिकेशन प्रोसेसेस कैसे हैं इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए। CCPO पेशावर के मुताबिक जाली फिंगरप्रिंट्स नेटवर्क के गिरफ्तार मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश का दायरे कार वसी किया गया है। इस ज़मन में मजीद गिरफ्तारियों समेत बेनामी अकाउंट्स और भत्ताखोरी नेटवर्क तक पहुँचने में मदद मिलेगी, जिसके लिए दीगर इदारों को मरासला अरसाल किया जा रहा है। कैमरामैन अरसलान जुनैद के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़ पेशावर। और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CCPO पेशावर अब्बास एहसन साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि एक ऐसा नेटवर्क भी है जो कि रबड़ के अंगूठे बना के जाली फिंगर प्रिंट्स बना के लोगों को लूट रहे हैं? कैसे पता चला, कहाँ कैसे पहुंचे इन तक? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम जो इसमें जिसको लीड कर रहे थे हमारे SSP ऑपरेशन यासिर अफरीदी और दीगर जो ऑफिसर्स थे उनको शाबाश दूंगा और उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये एक छोटा ऑपरेशन नहीं था बल्कि इसके ऊपर हम तकरीबन 2 महीने से इस पे काम कर रहे थे। इसमें हमने बहुत सारे इन्फॉर्मर्स को यूज किया, हमने बहुत सारी सर्वेलेंस यूज की, ह्यूमन सर्वेलेंस यूज की, जहाँ पे हमने लोगों को अपने प्लेस किया डिफरेंट प्लेसेस ताकि ये देखें कि ये क्या प्रोसेस है, किस तरीके से किया जा और उसके बाद इसको हमने ट्रैक किया है। सो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स और अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, लेकिन एवेंचुअली हम इस पे पहुंच गए। इसमें देखें ये तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस हैं इस इन्वेस्टिगेशन के, जिसमें हमने एक ग्रुप को ट्रेस कर लिया और एक ग्रुप को पकड़ लिया है। जिनसे हमने बहुत सारी सिम्स भी बरामद की हैं और बहुत सारे फेक फिंगरप्रिंट्स बरामद किए हैं, जो कि ये लोगों के फेक फिंगरप्रिंट्स किसी बहाने से जाके ले लिए और फिर उसको कॉपी करके और उनको बनाते थे, स्पेशली फिंगरप्रिंट्स बनवाते थे। एंड दे वर वेरी लिंक्ड इन जो है ना मुख्तलिफ जो टेलीकॉम एजेंसीज हैं उनके साथ भी लिंकेजेस इनके थे और उनमें काम करते थे। अच्छा, ये लोग जो थे अब्बास साहब, दे वर वेरी एजुकेटेड बॉयज। ऑब्वियसली ये जाहिर है कि इसको आप क्या नाम देंगे? ये डिजिटल स्कैम है, क्योंकि जाहिर है कि पढ़े लिखा होना और आपका हाई टेक होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है और ये तो बड़ा ख़तरनाक एक पहलू है जिसकी जानिब हम जा रहे हैं कि अब नए तरह से लोगों को लूटा जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि अब से कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, ये तो पेशावर की आप कार्रवाई की बात बता रहे हैं, हमारा प्रोग्राम सरेआम है, उसके होस्ट हैं इकरारुल हसन, उन्होंने सिंध में छापा मारा एक जगह पे और वहाँ से लोगों के फिंगरप्रिंट्स इसी तरह से रबर स्टैंप्स मिली थी और वहाँ पर सैकड़ों लोगों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे और जाहिर है कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होते होंगे। तो ये आपकी दूसरे सूबों की पुलिस से भी राब्ता है ताकि एक मुश्तरका इसके हवाले से लायामल बन सके, इंडिविजुअल एफर्ट से हटके? जी बिल्कुल। देखें, ये फिंगरप्रिंट्स जो बने थे ये इधर यहाँ पे पेशावर में नहीं बने थे, ये पंजाब में एक जगह पे बने थे जिसको अभी हम डिस्क्लोज तो नहीं कर रहे, लेकिन हम क्योंकि उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, उसमें पंजाब पुलिस के साथ भी काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हमारी आपस में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की आपस में इंटरलिंकेजेस हैं जो कि इस पे हम काम कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें कोई जो है नादरा और ये जो शनाख्ती कार्ड यूज करना और टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनको यूज करना भी इसमें आया है। सो वी आर आल्सो थिंकिंग कि हम इसको FIA के पास भी टेकअप करेंगे ताकि वो अपने एंड पे जहाँ पे ये बैंक्स में यूज हुए हैं वहाँ पे चेक करें, इन टेलीकॉम कंपनीज के जो अपने प्रोसीजर्स हैं उनको चेक करें, उनमें अगर कहीं पे इस तरह के कोई
लोग हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं या इसमें इन्वॉल्व हैं, ताकि उनको भी चेक किया अच्छा, जा और सके। साथ में अब्बास साहब, आपको क्या लगता है कि जब इतनी बड़ी अच्छी गिरफ्तारी भी है, बड़ा अच्छा आप लोगों ने काम किया, तो इसके बाद पेशावर में अब एक मसला ये भी है कि लोगों को भत्ते की कॉल्स भी आती हैं, सो आप लोगों को क्या लगता है कि वो, आपको लगता है वो नेटवर्क भी कंट्रोल उसकेगा? जी, देखिए यहाँ पे सिर्फ पेशावर में नहीं बल्कि पूरे केपी में, क्योंकि ये लोग सिम्स प्रोवाइड करते थे इसी तरह फेक आईडीज के ऊपर और फेक फिंगरप्रिंट्स से ड्रॉ करने के बाद, सो वो जो सिम्स थी वो हमें यहाँ तक ट्रेस हुआ है कि वजीरिस्तान में भी सेल की हैं इन्होंने, ये जो है ना बहुत सारी जो अर्स्टवाइल जिसको हम एजेंसीज कहते थे जो अभी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें इन्होंने सेल की हैं, जहां से मुख्तलिफ इस तरह के जो क्रिमिनल गैंग्स हैं वो इनको एक्सटॉर्शन के लिए, एक और फ्रॉड के लिए, जिस तरह एहसास प्रोग्राम हो गया, एक आखिरी चीज, एक तो ये पहलू भी है, दूसरा ये है कि जैसे ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की आपने बात की, तो कंपनी के हेड ऑफिसेज में अगर या बड़े मर्चेंटाइज पे अगर जो हैं वहां पर ये मशीन्स हों तो वो अपनी जगह, लेकिन छोटी छोटी दुकानों पर ये मशीन्स मौजूद होती हैं, हाथ में ले लेके कुछ सेल्समैन घूम रहे होते हैं, फिंगरप्रिंट्स बड़ी आसानी से एक्वायर किए जा सकते हैं, तो क्या वहां से भी ये ऐसा हो सकता है कि फिंगरप्रिंट किसी का सेव करें, और अगर ऐसा है तो क्या आप इसके लिए कुछ करेंगे? जी, डेफिनेटली ये जो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं तो ये किसी के पास जाते हैं, वहां से लेते हैं और उसके ऊपर ये काम करते हैं, तो हम इस नेटवर्क पे मुकम्मल काम कर रहे हैं दोनों एंड्स के ऊपर कि ये फिंगरप्रिंट्स लोगों के कलेक्ट कैसे करते हैं, फिर ये बनाते कैसे हैं और फिर इनको यूज कैसे करते हैं। तो ये एक बहुत एक वसी इन्वेस्टिगेशन होगी जिसमें इस वक्त जो हमें लोग मिले ये तो एक छोटा सा उसका एक सिरा है जो कि हमने पकड़ लिया है। सो वी वांट टू वर्क ऑन इट कि ये कहां कहां तक जाता है और इसके लिंकेजेस किन किन कंपनीज में और किन किन लोगों के साथ हैं और फिर उनका क्या इसका क्योंकि फिंगरप्रिंट हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। अब्बास एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं उससे भी गुजारिश है कि जब आप किसी भी मार्केट का आप रुख करते हैं और वहां पर आप देखते हैं कि कोई भी ठेले में आपको आवाज लगा रहा है कि जी ये 100 रुपए का आप बैटरी चार्जर पकड़ लें, आप सिम इतने की पकड़ लें, फ्री में आपको चीजें दे रहे हो, तो खुदारा आप ऐसी किसी भी चीज को लेने से गुरेज करें क्योंकि कोई भी चीज फॉर फ्री नहीं और होती। जो फिल्मों में आप देखते हैं ना कि आपके कप से आपके ग्लास से जो फॉरेंसिक्स वाले जो है वो चीजें ले लेते हैं और आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं किसी भी सरफेस से, तो ये बड़ा आसान हो गया। ये ले मदिया मेरा फिंगरप्रिंट अंगूठा आप ले लें आप। उसके बाद एग्जैक्टली और मैं ये काम कर सकती हूँ, ये बात हो सकता है। लोगों ने आपने ना एटीएम मशीन से लोगों के फिंगरप्रिंट्स जो है वो निकाले और उसके बाद जो इकरार ने स्पेशली जो शो भी किया था इकरार साहब ने उसमें भी यही चीज सामने आई। तो प्लीज तो मोहतात रहें, इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती। बिल्कुल जी। अभी जो आज सुबह घोटकी में जो अफसोसनाक हादसा पेश आया है जिसमें 35 अफराद जाँ बहक हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से आपको एक अपडेट देते चलें कि विफाकी इंस्पेक्टर रेलवे फारूक तैमूर की रेलवे हादसे से मुतालिक रिपोर्ट कुछ माह पहले मंडूडेरू में कराची एक्सप्रेस हादसे का जिम्मेदार डीएस रेलवे को करार दिया गया था और फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ने रेलवे की वजारत को डीएस से मुतालिक खबरदार भी किया था। और लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर है कि वो ये सारी बड़ी चश्मकुशा एक रिपोर्ट दी है और कहा है कि ये मेंटली अनफिट हैं, तेज रफ्तारी पर मजबूर करते हैं और ट्रैक भी जाहिर है कि यहाँ पर खराब है। ये क्या मामला है, क्या लिखा है मजीद अपनी रिपोर्ट में इन्होंने? देखिए जी, एयरवाई न्यूज को तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुए हैं और जो वजारत रेलवे की तमाम अहम पोस्ट पर फारूक तैमूर जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर फॉर रेलवे तैनात होते हैं और उनकी कोई भी रिपोर्ट जो है किसी भी अफसर के लिए जब वजारत रेलवे को भेजी जाती है तो उनको फौरी तौर पर वहां से हटा दिया जाता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है, लिखा है कि मंडोदेरो में जो कराची एक्सप्रेस को हादसा हुआ था वो डीएस रेलवे सखर की गफलत की वजह से हुआ था, उनके मेंटली इल होने की वजह से हुआ था। और उनको फौरी तौर पर सरकारी किसी अस्पताल में उनके दिमागी मर्ज का इलाज कराया जाए क्योंकि वो इंजन ड्राइवर्स को मजबूर करते हैं कि वो तेज रफ्तारी करें और ताकि यहाँ से ट्रेनें जो है वो बर वक्त गुजरने की उनका टाइम अपना वो बर वक्त यहाँ से निकल जाए। मगर क्योंकि सखर से मुल्तान तक जो ट्रैक है वो बहुत ही उसकी बुरी हालत है और वहां पर इतनी तेज रफ्तारी मुमकिन नहीं है और तेज रफ्तारी की सूरत में वहां पर हादसा मुमकिन हो सकते हैं। अच्छा, एक जामे रिपोर्ट उन्होंने वजारत रेलवे को भिजवाई और जनरल मैनेजर रेलवे को भिजवाई, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है रेलवे के निसार मेमन साहब उनको भी भिजवाई। उस रिपोर्ट पर चीफ एग्जीक्यूटिव ने फौरी तौर पर एक लेटर जारी किया, वजारत रेलवे को लिखा, वजीर रेलवे को लिखा कि डीएस सखर जो है वो 19 ग्रेड के जूनियर अफसर हैं और वो मेंटली इल करार पाए हैं फेडरल
गवर्नमेंट इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, इसलिए उनको फौरी तौर पर वहां से हटाया जाए और उनकी मौजूदगी में वहां पर मजीद भी हादसा मुमकिन हो सकते हैं। मगर किसी भी तरीके से वजारत रेलवे ने इस पर कान नहीं धरा और आज 2 ट्रेनें आपस में टकराई हैं और इतना बड़ा सानिया हुआ है जिसमें 35 अफराद अब तक जाँ बाग हुए और 60 से ज्यादा जख्मी। सही, बहुत शुक्रिया जी। लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद थे। नहायत ही चश्म कुशा जो इंकशाफात है वो किए जा रहे थे। इसमें बताया जा रहा है कि पहले ही खबरदार कर दिया गया था विफाकी इंस्पेक्टर रेलवे फर्रुख तैमूर की जानिब से कि कुछ महीने पहले मंडू डेरे में कराची एक्सप्रेस हादसे का जिम्मेदार डीएस रेलवे को करार दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ने रेलवे की वजारत को डीएस के मुतालिक जो है वो खबरदार भी किया था और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो डीएस है उनकी मौजूदगी में मजीद हादसा भी हो सकते हैं। बिलाशुबा, और जाहिर है कि बड़ी जो बातें की गई मेंटली अनफिट होने का कहा गया है, तो आई एम श्योर कि उनका भी रिएक्शन इस पे सामने आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। आजकल जनाब क्योंकि कोविड है और कोविड को बीट करने के लिए हम अपनी वैक्सीनेशन के प्रोसेस में जो है ये सबकी कोशिश है कि जल्द से इसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जो वैक्सीन हैं ये में एंटीबॉडीज देती हैं। ये तो वैक्सीनेशन की बात होगी, लेकिन उसके अलावा भी हमें अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं उनसे फाइट करने के लिए हमें एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है। बिलाशुबा, और वो एंटीबॉडीज़ किस सूरत में हमें मिलती हैं जनाब? जब आपका दोस्त आपकी तारीफ करता है, वैसे तो नहीं तारीफ करते आपके दोस्त, मतलब इतने कंजूस होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका चश्मा बहुत अच्छा है। ये अभी कह रही हैं, छोटी जस्ट ऑन द स्क्रीन। हाँ। वैसे कहेंगी ये कैसे है, बाल कैसे बनाए हुए हैं, ये क्या है, कभी कैसे पहनी हुई है। कभी किया मैंने ये नहीं, ऐसा नहीं किया। ये इसके अपने लेकिन बाज़ औक़ात आपको रिवर्स थेरेपी की जरूरत होती है, जो मैं मदिया के साथ करता हूँ और वो मदिया के इल्म में भी है, तो वो उसमें होता है, लेकिन उसमें नियत का अमल दखल बड़ा होता है। यानी कि आप अच्छी नियत के साथ किसी को कोई बात कहें और उसके अंदर जो है वो एक लाइटर नोट पे कहें तो वो उसको पॉजिटिवली लेगा, लेकिन आप किसी को अगर परेशान करें तो उसका भी मनफी असर होगा। बिल्कुल, देखिए ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात हैं और आपके अंदर एंटीबॉडीज़ तब पैदा होंगी जब आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे मोहब्बत से बात करेंगे, आपको मायूसियों से निकालेंगे, आपको पॉजिटिविटी देंगे। लोगों से जब हमने इस हवाले से बात की तो लोगों का क्या कहना था, पहले आपको सुनवाते हैं। दोस्त का मतलब दिलदार, दल से दिलदार, वो से वफादार, सिन से सच्चा, ते से ताबेदार। अगर ये 4 क्वालिटी हो उसमें ना तो ज़िंदगी बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है। अच्छे दोस्त ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी मतलब है कि एक चीज़ है, अच्छे दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी में। जो शख्स तन्हा रह जाता है अपनी इस उम्र में, उस पर बुढ़ापादारी हो जाता है, और जिनके यार दोस्त अजीब अकारिब रिश्तेदार पड़ोसी जो उनके साथ उनको लेके चलता है तो वो कभी बुरा नहीं होता ज़िंदगी में। आज के दौर में दोस्त कोई नहीं है, पैसा है तो सारे दोस्त यार आपके साथ होते हैं, और जब आपके ऊपर बुरे हालात आते हैं तो आपका साया भी साथ छोड़ देता है। हर मुश्किल में, लड़ाई हो, कैसे भी मसले मसाइल हो, एक दोस्त ही होता है जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा होता है। घर वाले भी साथ होते हैं, बट जो दोस्तों की बात होती है वो कुछ अलग ही होती है। अच्छा दोस्त और एक साथी आपको एक अच्छा विजन देता है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी के आप 8-9 घंटे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसा टाइम ज़रूर गुजारते हैं जब आप एग्जॉस्ट हुए हो। बिल्कुल जी, और एंटीबॉडीज आपकी लाइफ में करते हैं का जो काम करते हैं वो आपके दोस्त, और लोगों ने दोस्तों की क्या वो भी आपने सुनी। नहीं, और एक और चीज़ बड़ी अच्छी थी, एक बंदे की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा कि पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और लोग पैसे को प्रेफर करते हैं। वैसे एक बात है, मुझे बड़ा अच्छा साउंड लगता है जब आप एटीएम में जाएं, कार्ड डालें और वो गर 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 करके साउंड करके जब वो उसमें से पैसे निकलते हैं, उससे भी मुझे लगता है मेरी एंटीबॉडीज तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहरहाल दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है और जाहिर है उसके इम्पैक्ट भी हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा अली से, जो कि जामिया कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़मा, कैसी हैं आप? खैरियत से? भाई ज़रा ये बताइए कि हम तो सोच रहे थे, सुन रहे थे कि सर ये जो वैक्सीन्स होती हैं उनसे बनती हैं जी एंटीबॉडीज़, और डोज लगवा भी ली। मुझे पहले पता होता तो फिर मैं दोस्त ढूंढ के उनको जफ्फियाँ दे रहा होता। देखिए डोज तो हमने लगवा लिए, लेकिन एक होती है साइकोलॉजिकल एंटीबॉडी, ठीक है, तो हमने अपने जो ब्रेन है, अपना माइंड है, उससे भी हमने अपनी एंटीबॉडीज को बिल्ड करना है। यानी एक वैक्सीन आपके अंदर चली गई, उसको मेंटेन भी आपने रखना है। अच्छा। और अगर नहीं भी ली है तो भी तो हम अपनी जो साइकोलॉजिकल एंटीबॉडी है उससे हम अपना सेफगार्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल एंटीबॉडी है क्या? रेजिस्टेंस, यानी आपकी कुव्वत मुदाफियत जो है उसमें आपके अक्ल का कितना काम है, आपकी सोच का कितना रोल है। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो हमारी एंटीबॉडीज को बढ़ाती है, हमारा थ्रेशोल्ड बढ़ा देती है बहुत सारी यानी चीज़ों जितना को चीज़ों के बारे में आप पॉजिटिव गुमान रखते हैं, सोचते हैं, लोगों को पॉजिटिवली परसीव करते हैं, लोगों को पॉजिटिव सजेशन या मुस्बत जो सोच रखना, मुस्बत जुमले कहना। एक शख्स की सोच पर उसके आसपास रहने वालों का
कितना अमल दखल होता है बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव या नेगेटिव बिल्कुल। आपकी अगर यूँ कह लें कि मेंटल हेल्थ जो है वो बेसिकली उसका ताल्लुक है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ या मुस्बत सोच के साथ, तो ये गलत नहीं होगा। ये डॉक्टर साहब बहुत जगह ऐसा भी होता है कि हम अपने कुछ ऐसे दोस्तों के साथ, दोस्त ना भी हों, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठे होते हैं जो कि पॉजिटिविटी का इतना बड़ा बॉम्ब होते हैं कि आप उनके साथ चाहे 15 मिनट भी गुफ्तगू कर लें और आप उस नशिस्त से निकलते हैं बाहर तो आप कहते हैं मैं कितना तरोताज़ा जो है फील कर रही हूँ और मैं अब ये भी जिंदगी में करूँगी, मैं जिंदगी में अच्छी चीज़ें करूँगी, बुरी जो चीज़ें उसको पीछे रखनी है। जहाँ पे पॉजिटिव बात होगी तो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो सर्कुलेट करेगी डेफिनेटली, क्योंकि आप एक एनर्जी साइकिल के अंदर रह रहे होते हैं और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग दूसरे को असर करती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि दुनिया के अंदर जब कोई नेगेटिव वाक़या हो जाता है तो फ़ौरन हम सब उसके साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो लाशऊर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो उसकी वजह से यही होता है कि जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, तो हमारा माइंड भी पॉजिटिव हो जाता है, हमारी फीलिंग्स भी पॉजिटिव हो जाती है, एक पॉजिटिव स्टेट जो है वो क्रिएट हो जाती है उस एनवायरनमेंट के अंदर। अच्छा, और घर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें मियाँ बीवी हैं या उनका आपस में पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है, क्योंकि जाहिर है एक दूसरे से शिकवे शिकायतें भी होती हैं, वो तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है कि आप जिंदगी के अंदर शिकवे शिकायत भी होंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव इवेंट्स होंगे, लेकिन उस पर बात कर लेना फिर बेहतर होता है कि आप उस पर बात कर लें ताकि मसले का जो है हल निकल आए। तो जब हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी रेजिलियंस को बढ़ाएं, हम अपनी एंटीबॉडीज को बिल्ड करें, तो उसमें एक तो पहली चीज़ होती है एक्सेप्टेंस, यानी जो भी प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लें और फिर आप अप्रोच कोपिंग की तरफ चले जाएं। अप्रोच कोपिंग का मतलब है कि आपने प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ जाना है एज कम्पेयर टू कि आप चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करें। जब आप प्रॉब्लम सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे तो ही मसले का जो है वो हल निकलेगा। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना प्रॉब्लम, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी सोल्यूशन। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़मा हमारे साथ मौजूद थी और बात की। और जनाब हल यही है कि जनाब आप अपने आप में पॉजिटिव रहें, दूसरों को पॉजिटिव रखें, उनकी मुश्किलात को कम करें और अपना दोस्त ढूंढें, बहुत से दोस्त ढूंढें, जाके उनको जादू की चप्पी दें ताकि आपकी एंटीबॉडीज बने। लेकिन पहले चेक कर लें कि कोरोना टेस्ट उनका कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, वरना पता चले कि सारा पॉजिटिविटी इधर हो जाएगी। और साथ में ऐसा दोस्त ढूंढे जो आपको कहे कि इट्स ओके, थिंग्स विल बी फाइन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबाद रही, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं